start reading about what kind of society was Gupta society. Okay. So again, caste system or Varna system, better word is actually Varna system. Always write Varna system because caste system is inherently different from what is Varna. Both systems are different because this is actually a European term, this is Indian term. Okay, this is again proliferated into subcaste, मतलब जिसे जाति कहते हैं ना, तो बहुत सारी जातिज में जो वर्ण थे वो डिवाइड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं. इसके साथ साथ इट इज सेड दैट पोजीशन ऑफ शूद्रास एंड विमेन वाज इम्प्रूव टू सम एक्सटेंट. ऑन व्हाट बेसिस इट इज सेड दैट देयर पोजीशन वाज इम्प्रूव, दैट दे वर, this is what NCERT says, that they were allowed to listen to some of the literature and Vedas, which was not allowed for them for कुछ सेंचुरी से उनको अलाउड नहीं था. फिर अगेन दिस इज सेड बाय फाहियान, नो फाहियान बाद में कहेंगे, पहले जो चंडाल, दिस इज चंडाला. चंडाल्स का नंबर इसलिए बढ़ जाता है बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट वाज कंसीडर्ड अनहाइजीनिक, लाइक डिस्पोजिंग ऑफ डेड एनिमल्स, स्किनिंग ऑफ डेड एनिमल्स, and these people used to reside outside the main habitation. So what happened? Fahiyan, when he came to India, he noticed that whenever a Chandal would enter the city or enter the habitational area, a piece of wood would be stricken, एक drum की तरह बजाया जाता था, so that people could be aware that a Chandala is entering in the habitation area. फिर, as I told you that the system of giving grants to Brahmins or priests was started by Satavahanas, but it was again flourished under Gupta Empire. And what happened? They this kind of emergence of priestly landlord जो है, इसका emergence होता है, and this also led to bringing of new land under cultivation by priests. What they did, the land which was earlier not fertile or not accessible or not suitable for agriculture, they used to clear that land. Would improve that land and bring that land under the cultivation so that the tax could be improved. Tax revenue जो है वो बढ़ाया जा सके उस एरिया से. So this was the situation. But what happens here? कि one thing you should remember that those donees जिनको वो land donate करी गई थी, they were not considered as owners. वो owners नहीं थे, बस उनके rights थे टैक्स के ऊपर. ठीक है, आज इनके पास है राइट तो इनको दे दिया टैक्स का, कल को किसी और के पास चला गया तो ओनरशिप इनके पास नहीं होती थी, सिर्फ इनके पास टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी होती थी. सो रिलीजन में दे वर फॉलोवर्स ऑफ हिंदुइज्म, दे फॉलोड शिव, दे फॉलोड विष्णु, along with that they worshipped goddesses like Durga, Kali and Lakshmi, and they also practiced tantra worshipper, they were also tantra worshippers. And also what happened, fertility cult जैसे mother goddess वगैरह है, they also used to worship these goddesses. Then this period also led to decline of Buddhism. Why? Because Fahiyan noticed this. सॉरी, फाहियान ने ये बोला था कि फ्लरिशिंग स्टेट में है, बट एक्चुअल में क्या हुआ था, डिक्लाइन था यहाँ पे एज कंपेयर टू प्रीवियस सेंचुरीज. वो ऐसा कि एज यू कैन नोटिस कि दीज रूलर्स आर मेनली पैट्रोनाइजिंग हिंदुइज्म, दो दे आर आल्सो पैट्रोनाइजिंग बुद्धिज्म, बट जनरली इनका फोकस था हिंदुइज्म के ऊपर, क्योंकि उन्होंने आगे आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत काम करा है. एंड दो स्तूप वगैरह भी बनाए गए, बट ओनली वन फेमस स्तूप, धामेक स्तूप ऑफ वाराणसी ऑफ सारनाथ, जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे. तो इस कारण थोड़ा डिक्लाइन बुद्धिज्म में देखने को मिलता है. बाकी जो हम पढ़ेंगे अभी, गुप्ताज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एज यू कैन नोटिस दैट दिस एज इज कॉल्ड एज क्लासिकल एज. एंड ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से, क्योंकि यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुई इन फील्ड ऑफ आर्ट. यू नोटिस के समुद्रगुप्त को वीणा चलाते हुए दिखाया गया है, एंड चंद्रगुप्त के तो खुद के ही कोर्ट में बहुत सारी, ये देखो, ग्रेट स्कॉलर्स थे, उनमें से बहुत अच्छे अच्छे पोइट थे. हरिसेन वाज अ वेरी गुड पोइट. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आर्ट, जो म्यूजिक है, आर्ट है, उसको पेट्रोनाइज यहाँ पे कर रहे हैं. फिर गुप्ता, ये जो चीज थी, सारनाथ एंड मथुरा स्कूल में लॉट ऑफ you can say sculptures they were carved in this time period. और there is a one very famous, एक कॉपर का बुद्ध का स्कल्पचर है, ठीक है, वो भी इसी टाइम पीरियड में बनाया गया है.
तो एक तरह का बुद्धिस्ट रिलेटेड देखो आर्ट को भी मिल रहा है इसमें पैट्रोनेज। एंड फिर अगेन अजंता, अजंता में देखो सातवाहन दे ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड इट, वाकटक रूलर दे ऑल्सो डिड, सेम टाइम गुप्त रूलर इन्होंने भी उसमें पैट्रोनाइज करा है। तो अजंता पेंटिंग किसी एक रूलर द्वारा पैट्रोनाइज नहीं करी गई है, उसे अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग जो रूलर्स हैं उन्होंने इसे पैट्रोनाइज करा, और ये बहुत लंबे समय तक लगभग 1000 साल तक इनकी डेवलपमेंट चलती रहती है। ओके, ये टाइम पीरियड है जिसमें मोस्टली पेंटिंग्स करी गई। उससे पहले तो क्योंकि हमने देखा है कि इससे 200 साल पहले तो उनकी कार्विंग मतलब पत्थर को तोड़ के रॉक्स को तोड़ के केव्स बनाना भी स्टार्ट हो चुका था। दिस बाग स्कूल, बाग इज इन मध्य प्रदेश, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे इन्होंने बहुत एक पेंटिंग का स्कूल कह सकते हैं कि अनदर टाइप ऑफ पेंटिंग का जो टाइप है उसको प्रमोट करा, कि उसमें फीचर्स कुछ और होंगे। जैसे हम अलग अलग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग बोलते हैं, तो उसमें मेन क्या होता है कि आप किन थीम्स को सिलेक्ट कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ कलर्स आर यू चूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर यू हाईलाइटिंग इन योर पेंटिंग्स, व्हाट इज साइज ऑफ द पेंटिंग, वेदर इट इज मिनिएचर पेंटिंग, वेदर इज पोर्ट्रेट, इस तरीके से। तो इसमें बाग स्कूल को भी इन्होंने पेट्रोनाइज करा गया है, जो कि जिसमें मेनली फोकस करा जाता था लोकल फोक थीम्स जो कॉमन पीपल से रिलेटेड थे। एज यू कैन नोटिस कि ये हिंदुइज्म के सपोर्टर हैं, तो ये देखिए इमेजेस ऑफ विष्णु, शिव एंड अदर हिंदू गॉड वो भी इस टाइम में एग्जिस्टेंस में आते हैं। एंड अनदर थिंग एज आई टोल्ड यू, ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट नालंदा जिसमें ब्रिक से बनाई गई थी, तो आर्किटेक्चर में भी यहाँ पे ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, in this ये धार्मिक स्तूप as I told you सारनाथ में it was also constructed at this time period, though not much focus was given on Buddhist stupas, but धार्मिक स्तूप जो है उन्हें बनाया गया है वहां पे। यहाँ पे one thing you should notice is that इससे पहले टेम्पल कैसे बन रहे थे। यू शुड रिमेंबर वन फैक्ट कि इससे पहले जितने भी टेम्पल बनाए गए वो रॉक कट थे, रॉक्स को काटा उसमें टेम्पल बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल जो नीचे चोलाचेरा पांड्यास के टाइम पे भी जो टेम्पल्स थे उनको भी रॉक कट करके बनाया गया, और फिर बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो जितने भी थे तो उनको भी रॉक कट करके बनाया गया। बट कभी भी ब्रिक या स्टोन यूज करके एक अलग से टेम्पल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नहीं देखने को अभी तक मिला। बट इट वाज द फर्स्ट टाइम जिन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाने स्टार्ट करे, ईंट जहां पत्थर के, अभी आपको फोटोज में आगे दिखाएंगे कि इन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी यहाँ पे एक बहुत ही इलेबोरेट मैनर में, कि उसको बहुत डिटेल में ये लोग उसके डिजाइन करते थे। जैसे उसको शिखर स्टाइल, शिखर होता है जैसे ये टेम्पल है इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है शिखर, इसे शिखर बोला जाता है। ओके, कर्वी लिनियर मतलब देखिए कर्व के फॉर्म में है। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन, दैट दे वर फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स, दैट दे वर नॉट कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ बाय कार्विंग, रॉक को कार्व करके नहीं बनाए गए हैं, ये एक फ्री स्ट्रक्चर था जिसे अलग से बनाया गया स्क्वायर शेप में विद सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम इज द एरिया वेयर डेटी की जो इमेज है, जहां आइडल है, उसे वर्शिप करा जाता है। थर्ड पोर्चेस वर मेड विद मल्टीपल पिलर्स, मतलब इसके आगे एक वेरांडा सा बना के उसमें मल्टीपल पिलर्स, जैसे मंडपा उसे बोलेंगे हम आने वाले टाइम में, कि मंडपा जिसका देयर वाज अ लॉट ऑफ फंक्शंस दैट वर परफॉर्म्ड इन दिस मंडपा, लाइक डांसिंग, जो गॉड को प्लीज करने के लिए डांसर्स वगैरह पे वहां पे डांस करती थी, तो वो भी इस एरिया में होता था। देन शिखरा, शिखरा एज आई टोल्ड यू ये जो अपर वाला पार्ट है। फिर इस स्टाइल को देखिए, देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, वो आप आर्ट एंड कल्चर के अपने क्लासेस में देखेंगे। पहला इज नागरा स्टाइल, नगर स्टाइल जिसे बोला जाता है, दैट वाज फेमस इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देन सेकंड इज द्राविड़ा स्टाइल, द्राविड़ा स्टाइल वाज फेमस इन सदर्न रीजन ऑफ इंडिया, दैट इज जैसे बृहदेश्वर टेम्पल जो तमिलनाडु में है, दैट इज फेमस, वो द्राविड़ स्टाइल में है। स्टाइल मतलब उनमें डिफरेंस है कि उसका शिखर कैसा होगा, उसका सेंक्टम सेंक्टोरम कैसा होगा, उसके पोर्चेस कैसे होंगे, तो और कितना रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, जहां पर लेवल ग्राउंड पे बनाया गया है, वेदर वॉल्स जो वॉल्ड है वो कि नहीं है, वेदर देयर इज अ टैंक, वाटर टैंक और नॉट। तो इस तरीके से आप देखोगे नागरा स्टाइल, द्राविड़ा स्टाइल। दिस इज पंचायत सिस्टम, पंचायत मतलब 5 डेटी। तो क्या होता था पंचायत में, लेट मी टेल यू,
इसमें एक जो है ये मेन डेटी का टेम्पल है, एंड इसके 4 कॉर्नर्स में सब्सिडियरी डेटीज का जो थे टेम्पल्स होते थे। जैसे दशावतार टेम्पल, उत्तर प्रदेश में देर इज वन फेमस दशावतार टेम्पल दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय गुप्ताज ओनली, एंड दिस इज इन पंचायत सिस्टम, दैट दिस इज मेन डेटी, दीज आर सब्सिडी डेटी, और ये एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बनाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, दिस दशावतार टेम्पल एट देवगढ़। देन व्हाट हैपेंड, these are some of the temples that were constructed by Guptas. Dashavatar temple near Jhansi, Bhitargaon temple, this temple is constructed with bricks. देखो बहुत जगह पे stone is used as a main construction material, but in this particular temple bricks are used to construct temples. फिर पार्वती temple this is temple at Nachna Kuthara in MP. Then Vishnu temple near Jabalpur. फिर हाँ, what was the type of sculpture, जैसे ये टेम्पल है, टेम्पल के ऊपर बहुत सारे स्कल्पचर करके दे यूज टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, डेटीज की फिगर्स होती थी, गंगा एंड यमुना को डोर के ऊपर बनाया जाता था, नाग इमेजेस वर यूज्ड। तो ये सब जो सारी थी, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो हमने पढ़ा था कि किस तरह का स्टोन होगा, एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, उनको यूज करके बनाई गई है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ टेम्पल जो मैं आपको बता रही थी, पहले आप ये देख लीजिए। दिस इज दशावतार टेम्पल एट देवगढ़, दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय गुप्तास। देन दिस इज भीतरगांव टेम्पल, सॉरी इमेजेस आर चेंज्ड, ये भीतरगांव है, ये दशावतार है। भीतरगांव ये देखो, ये ब्रिक का बना हुआ है, छोटी छोटी ब्रिक्स से बना हुआ है, ये पत्थर के ब्लॉक से बना हुआ है। ये इमेजेस में ये इधर की है, ये इधर की है। तो ये देखिए, फिर शिखरा देखिए, दिस इज इन डिस्ट्रॉयड फॉर्म राइट नाउ, बट यू कैन सी इट इज इन कर्वी लीनियर फॉर्म, कि इस तरीके से नीचे से ब्रॉड है एंड ऊपर को ये शेप में जा रहा है। देन देखिए इसका ये फुल पिक्चर जब आप देखोगे तो इसके कोनों में 4 और टेम्पल्स हैं, तो मतलब ये पंचायत सिस्टम पे बना हुआ है एंड एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स के साथ रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर टेम्पल कंस्ट्रक्ट करा गया है। फिर सीढ़ियां, इधर सीढ़ियां बना के चढ़ने के लिए बनाया गया है। यू कैन ऑलवेज यूज इंटरनेट टू सी सच पिक्चर्स। और ये देखिए, ये भीतरगांव टेम्पल है, इसमें भी देखिए कितने, इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक विष्णु की मूर्ति है, विष्णु को दिखाया गया है। और 10 अवतार, मतलब इट इज कंसिडर्ड दैट कि विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, तो उनके 10 अवतारों को इस मंदिर की दीवारों के ऊपर रिप्रेजेंट करा गया है। इसको बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम, मतलब अंदर जाके इसके अंदर मेन डेटी की जो आइडल है वो होता है। फिर जो आपको मैंने बताया था कि टेम्पल आर्किटेक्चर में डिफरेंसेस है, वेसारा स्टाइल होता है जिसमें इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। कुछ इसके फीचर्स हैं, कुछ इसके फीचर्स हैं, वो आगे वाले चैप्टर्स में फोटोज आएंगे, उसको देख के आपको समझ आएगा। लुक एट शिखरा ऑफ दिस नागरा स्टाइल एंड द्राविड़ा स्टाइल का देखिए। इसके साथ साथ इसमें पिरामिड वगैरह वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी यूज करा जाता है द्राविड़ा में। अगर आप पिक्चर देखेंगे, बृहदेश्वरा टेम्पल जो है, जहां गंगोई कोंडा चोलापुरम के जो टेम्पल्स है चोलास के, उसका जो आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगा दैट इज द्राविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। Now about literature of Gupta period, there was this is called as classical age, that is why on what basis it is called as classical age, क्योंकि देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो काम हो ही रहा है, उसके अलावा इस एज में इस इतना ज्यादा लिटरेचर के ऊपर काम करा गया कि आपको इन सबको एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तो इसमें मैं मेन आपको सब बता देती हूँ, बाकी यू कैन रीड, इसको आप अपनी बुक से पढ़ के इनको याद करना होगा, आपको रिमेंबर करना होगा। देखिए इमर्जेंस ऑफ क्लासिकल संस्कृत, सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वाज इन संस्कृत लैंग्वेज ओनली, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज क्लासिकल एज। फिर एज आई टोल्ड यू दैट विक्रमादित्य II की कोर्ट में कालिदास थे, तो उन्होंने बहुत सारी एपिक्स, प्लेज एंड ड्रामास लिखे हैं। उनके नाम मैंने जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें उन्होंने दुष्यंत एंड शकुंतला की स्टोरी जो है वो बताई है। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अगेन वही के शेक्सपियर तो बाद में हुए हैं, ये तो पहले ही हो चुके थे। मालविका अग्निमित्रम, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र हु वाज सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग एंड मालविका, किसका नाम क्या है इस लिटरेचर का, ये था। इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि आपको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर लिटरेचर। तो ये जो अगेन इसमें जो
पौरवास का किंग है, और एक अप्सरा की जो स्टोरी उर्वशी है उसके ऊपर ये लिटरेचर है। फिर कालिदास ने और भी बहुत काव्य स्टाइल में लिखे, लाइक मेघदूतम, रघुवंशा, कुमार संभव एंड ऋतुसंहार। मेघदूतम के क्लाउड को एक क्लाउड मैसेंजर है उसकी बात करी गई है। रघुवंशा मतलब राम के ऊपर है। कुमार संभव इज बर्थ ऑफ सन ऑफ शिव। और ऋतु संहार इज डिफरेंट डिफरेंट सीजन के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से पोइट्री लिखी हुई है। फिर अगेन कामसूत्रा, इट वॉज रिटन बाय वत्सयान, इसी एज में लिखा गया। शूद्रक, इनका मृच्छकटिकम, एक ये भी एक बहुत अच्छा ड्रामा है, वो लिखा गया है जिसमें ये इनकी स्टोरी बताई गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शिलापधिकरण एंड मणिमेगलाई, उनमें भी जो माधवन है, कन्नगी है, माधवी है, कन्नगी है, उनकी स्टोरी बताई गई है। तो इसमें भी ये जो मृच्छकटिकम है, इसमें इसे क्ले कार्ट, इसका जो लिटरल मीनिंग है ये होता है। फिर दांडी, इन्होंने ये एक लिटरेचर लिखा, भैरवी ने ये लिखा। ये सब आपको याद करने हैं और ये बहुत इजी है याद करने। तो थिंग इज आपको मल्टीपल यहाँ पे रीडिंग्स करनी है। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, आज भी बहुत फेमस है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज बताई गई हैं जिसमें एनिमल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर दिस चित्तोपेश, फिर ये अगेन अनदर लिटरेचर, ये सब आप पढ़ सकते हैं इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाह रही। विशाखा दत्त ने एक प्ले लिखा है मुद्रा राक्षस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई सोर्स पूछ ले फॉर मोर इन हिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, दो इट वॉज रिटन इन 5th-6th सेंचुरी। बट इसमें स्टोरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य ने किस तरीके से नंद एम्पायर को हरा के अपना एम्पायर स्टैब्लिश करा था। तो ये देखिए, स्टोरी तो ये उस एज की बता रहा है बट ये लिखा इस टाइम पीरियड में गया है। फिर अमर सिंह, और अमर सिम्हा भी बोलते हैं इन्हें, कभी अमर सिम्हा भी आ जाए तो दिस इज सेम पर्सन। अमर कोश लिखा है इन्होंने, डिक्शनरी है। देखो यहाँ पे भी संस्कृत की डिक्शनरी जो है उसे कोडिफाई करा जा रहा है। ओके। फिर संस्कृत ग्रामर के ऊपर पाणिनि एंड पतंजलि इन्होंने भी वर्क करा है। फिर जो भारत मुनि है उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। जब आप अपना आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे देन देयर इज अ लॉट ऑफ क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल ड्रामास जो आपको पढ़ने होंगे। एंड मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ दीज, ये जो डांसेस हैं वो यही नाट्य शास्त्र से ही उठाए हुए हैं। दैट मूड कैसा होगा आपका, पोज कैसा होगा, एक्सप्रेशन कैसे होंगे, आपको साथ में डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये कुछ स्मृतिज है, नाद स्मृति, ये सब भी आप पढ़ ही लोगे अपने आप। फिर ये देखिए कुछ पोर्शन महाभारत एंड रामायण के यहाँ पे भी कंपाइल करे गए हैं। एज आई टोल्ड यू, उससे पहले ओरल ट्रेडिशन था। फिर बहुत सारे पुराण जहाँ पे लिखे गए जिसमें जो किंग्स थे उनके लीनियज बताए गए, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मौर्य जो है उनका लीनियज क्या था पहले, फिर गुप्ता रूलर है इनका लीनियज क्या था पहले। तो एक एक रूलर को यहाँ पे ये एड्रेस करते हैं। दैट इज वाई इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू स्टडी पॉलिटिकल हिस्ट्री एज वेल। अब देखिए संस्कृत लिटरेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आप करेंगे यहाँ इतना, ये है आपका साइंटिफिक लिटरेचर। इसमें सबसे पहले आर्यभट्ट, पाई की वैल्यू बताई उन्होंने, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी कि भाई सन इज सेंटर। उससे पहले क्या बिलीव करा जाता था इन यूरोप कि जो पृथ्वी है वो सेंटर है यूनिवर्स का, बट इन्होंने प्रूव करा कि नो, सन इज द सेंटर और उसके बाद जो बाकी प्लैनेट्स है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर शून्य की वैल्यू बताई, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स क्यों लगते हैं उसके बारे में बताया। ओके। तो ये डिस्कवर नहीं करा था इन्होंने आर्यभट्ट ने शून्य को, बस उसकी वैल्यू जो थी और कैसे उसे यूज करना है वो यहाँ पे बताया है। फिर वराह मिहिर, इनके बारे में आप पढ़ोगे, पंच सिद्धांत, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ये बहुत अच्छा लिखते हैं। बृहत समय, ये भी सुश्रुत, फेमस सर्जन, इन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता। इसमें इन्होंने बहुत सारे सर्जिकल टूल्स, उनकी जानकारी ये दी है और साथ में हाइजीन कैसे रखना है, सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी, उसे राइनोप्लास्टिक जो सर्जरी कहते हैं, उसकी भी इसमें बातें करी गई है कि नोज अगर किसी का कट हो गया, जब वॉर में किसी का कोई एम्पुलेशन हो गया, तो उसमें ये आप करना है कि इसे दोबारा आप जोड़ते कैसे हो। नाक की सर्जरी बताई हुई है। तो ये देखिए कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। फिर धनवंतरी, नागार्जुन ग्रेट केमिस्ट, बाघ भट्ट, हार्ट फैक्ट,
ये देखिए उनकी राइटिंग। एंड भारत साइंटिफिक लिटरेचर में है जो कुछ लोग कुछ historian they say that it was not a classical age or what this or it was not a golden age. That is not not such a बताया जाता है कि अच्छा था। इसका कारण ये है कि सबसे पहले जो historian इस चीज को रिसर्च करते हैं that it is not a golden age, तो उनका ये कहना है कि सिर्फ डिक्लाइन ऑफ कार्बन साइक्लोन हुआ था एंड सेवन को एयर बता कुछ लगाती गई है। हाँ मैम, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है। नो मैम। अब बताइए, बाकियों को भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है? मैम अभी ठीक है, अब आ रही है। अब ठीक है। मे बी कुछ इंटरनेट कनेक्शन का इशू रहा होगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू आई वाज टेलिंग कि देयर इज अ सेट ऑफ हिस्टोरियंस हु बिलीव दैट इट वाज नॉट अ गोल्डन एज एंड व्हाट उनका पहला तो कहना है कि यहाँ पे अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन होता है। दूसरा दूसरा ये कि विमेन के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। थर्ड दैट चाइल्ड मैरिज अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड प्रैक्टिस ऑफ सती बिकेम rampant. Air and inscription that I told you. This says this provides a first reference of sati. Here, women were confined to household. There were not any political responsibilities. जब political उनको rights नहीं मिले थे, जो कि पहले हमने वैसे केस में देखा कि उसमें थे। फिर जो विडोज होती थी उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए जाते हैं। और लेकिन जो विमेन को अपना फ्रीडम होता है दैट गिफ्ट दैट आर गिवन टू वुमेन एट द टाइम ऑफ मैरिज फ्रॉम बोथ द साइड्स, कुछ फ्रीडम होता है बट उसके ऊपर उसका राइट है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर इसके साथ साथ ये चीज आप ये इस चीजों को रिफ्यूज करने के लिए लिख सकते हैं कि नहीं, विमेन के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी क्योंकि देखो उनके कुछ फ्रीडम के ऊपर उनका राइट था और उनको राइट ऑफ सेपरेशन भी था। दिस इज नॉट एक्चुअली करेक्ट वर्ड। तलाक इज नॉट अ कोई संस्कृत का वर्ड नहीं है, दिस इज अ पर्सन वर्ड। कोई संस्कृत में तलाक के लिए कोई शब्द ही नहीं है। Ma'am, your voice is cutting again. Like it's very low. माइक में इशू था। ओके, लेट्स बिगिन। देखिए, तो ये इस बेसिस पे some historians refuse this idea that it was a golden age because they said there were lot of restrictions that were put on women. सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज वो यहाँ पे प्रमोट करी गई। उसके अलावा इसके साथ साथ व्हाट हैपेंड कि सती की हमें रेफरेंसेस इसी एज में फर्स्ट ऑफ ऑल मिलती हैं। बट उसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि स्त्री को स्त्री धन के ऊपर अपना राइट था और सेपरेशन का भी राइट था। दिस इज नॉट करेक्ट वर्ड एक्चुअली का तलाक, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड संस्कृत में है ही नहीं तलाक वगैरह टाइप का या सेपरेशन का। तो आप सिर्फ इतना समझिए कि शी हैड द राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। उसमें कुछ कंडीशंस होती थी कि कुछ साल बताए जाते थे कि अगर इतने साल तक उसका हस्बैंड वापस नहीं आता है एंड ही इज नॉट एबल टू गिव हर अ चाइल्ड, तो इस तरीके के कंडीशंस के ऊपर वो सेपरेट हो सकती थी। अगेन अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन एंड ऑल्सो दिस पीरियड सॉ राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म एज आई टोल्ड यू कि उसमें क्या हुआ कि जो किंग की पावर थी वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो ज्यादा मोस्ट पावरफुल वो हो जाते हैं। फिर there are some of the reasons that led to fall of Gupta Empire. First of all, this Hun invasion, as I told you, during period of Skandagupta and at the end of reign of Kumar Gupta first, Hun invasion वो जो थे उन्होंने बहुत इम्पैक्ट करा। That is why they most of the energy of the empire was wasted on preventing these invasion. तो वो कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कर नहीं पाए, एक डिफेंसिव मेजर्स के रहने की वजह से उनका एम्पायर वीक हो गया। देन एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस, rise of feudalism and issuing of land grants and decline in trade. Let me tell you ये issuance of land grant से कैसे weak होता है कि देखिए
किसी भी कोई जनरल पॉपुलेस है, उनका इमीडिएट जो अफेक्शन, इमीडिएट लॉयल्टी वो होती है जो बिल्कुल इमीडिएट उनके ऊपर होता है, दैट इज देयर फ्यूडल लॉर्ड। दे हैव नथिंग टू डू विद देयर किंग। तो उनकी लॉयल्टी थी दैट गॉट शिफ्टेड टू फ्यूडल लॉर्ड रादर देन जो सुप्रीम किंग था। तो इस तरीके से जो एक सेंट्रल अथॉरिटी थी उससे भी चैलेंज यहाँ पे मिला, एंड यहाँ पे जो एम्पायर है वो उसका डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। अब इस टॉपिक से जो भी आपके डाउट्स हैं गुप्त एम्पायर से आप पूछिए, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जिसे हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड, सॉरी पोस्ट, यहाँ पे भी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ये सब इंप्रूवमेंट्स कर दी जाएंगी। पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो आपको कौन कौन सी चेंजेस, विच टाइप ऑफ एम्पायर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, लाइक हर्षवर्धन का एम्पायर, हम ये पढ़ेंगे। तो अभी जो आपके गुप्ता पीरियड से रिलेटेड डाउट्स है, यू कैन आस्क, देन वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पोस्ट गुप्ता पीरियड एज वेल एज राइज ऑफ हर्षवर्धन। Excuse me, ma'am. यस यस मैम there's doubts actually. पहला ये था कि हमें ये कंडीशंस अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जिसके राइट ऑफ सेपरेशन जो वुमेन थी वो अप्लाई कर सकती थी गुप्ता पीरियड में, या फिर स्त्रीधन किन सर्कमस्टांसेस में वो यूज कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि स्त्री धन जो है वो औरत यूज कर सकती थी कि नहीं यूज कर सकती थी, ये क्वेश्चन है ना आपका? नहीं मैम, क्या हमें ये इसको डीपली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अब दो चीजें, एक तो कंडीशंस क्या है जब राइट ऑफ सेपरेशन वुमेन अप्लाई कर सकती थी, और दूसरा कि स्त्री धन कब यूज कर सकती थी या नहीं यूज कर सकती थी, ये सब कंडीशंस हमें पढ़नी है क्या? नहीं, इसको बिल्कुल आपको करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना जानना है कि यस, राइट ऑफ सेपरेशन वाज देयर, बट उसमें कंडीशंस होती थी कि ऐसे नहीं कोई भी औरत अपने पति से सेपरेट हो सकती थी। जैसे आई टोल्ड यू कि कुछ सालों तक आपका उसका हस्बैंड वापस नहीं आया, तो ये मान लिया जाता था कि दैट ईदर ही इज डेड, या फिर किसी कारण वो कहीं और जाके बस गया। एंड लेकिन आपको ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं इतनी डेप्थ में जाके नहीं पूछती है। और मैम राइट ऑफ सेपरेशन मेल्स को भी था क्या, मतलब हस्बैंड को था राइट ऑफ सेपरेशन? देखिए, इसके ऊपर धर्मशास्त्र जो है ना, उनसे इन्होंने अपनी जो भी कैसे लॉ को गवर्न करना है गुप्ता एज ने उसके ऊपर एम्फेसिस करा, एंड उसके साथ साथ इन्होंने कोडिफिकेशन भी करी। और यस, ये 100% ट्रू है कि आदमी के पास भी ये राइट होता था। उसमें एडल्ट्री एक बहुत बड़ा एक फैक्टर माना गया था कि एडल्ट्री के केस में ही कैन गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ। उसके साथ साथ अगर वो उसे एयर प्रोड्यूस करके नहीं दे सकती तो वो तब भी सेकंड मैरिज कर सकता है। इस तरीके के प्रोविजन है कि दोनों के पास सेपरेशन का राइट है, बट कंडीशंस आर देयर। ओके मैम। और मैम थर्ड क्वेश्चन था जो रिलीजन वाला आपने सब टॉपिक पढ़ाया था, उसमें दो बातें हुई थी, एक तो तंत्र से रिगार्डिंग गॉडेसेस और दूसरा फर्टिलिटी कल्ट से रिगार्डिंग गॉडेसेस की प्रेयर। ये दोनों एस्पेक्ट समझ नहीं आए मुझे। एक फर्टिलिटी कल्ट और दूसरा तंत्र, तंत्र तंत्र। वर्ड था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तंत्र, तंत्र इज, जैसे आज के टाइम में कुछ तांत्रिक आपने देखे हैं कभी जिन्होंने जटाएं रखी हुई होती हैं और बॉडी पे राख मलते हैं, तो Yes, ma'am. वो तंत्र के वर्शिपर्स होते हैं। तंत्र के वर्शिपर नहीं, प्रोपेगेटर्स होते हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ हार्ड पेनेंसेस या प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें शिव इन फॉर्म ऑफ भैरव, और जहाँ पे देवी इन फॉर्म ऑफ तारा, तारा हो गई, शमशान तारा जिसे कहा जाता है, और भी बहुत सारी डेटीज हैं, वो उनकी वर्शिप करते हैं। और उनका वर्शिप का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता जैसे आज हम लोग घरों में पूजा करते हैं। वो शमशान में जाते हैं, शमशान में जाके पूजा करते हैं, और उसके बाद वो जो डेड लोगों की राख है उसको बॉडी पे मिलते हैं। तो एक तरह का ये शैविज्म के अंदर ही एक तंत्र जो है ये उसी का ही पार्ट है। तंत्र मतलब उसमें लेमन टर्म्स में कह लीजिए कि उसमें एक तरह की मैजिकल पावर्स एनहांस करने के लिए, मैजिकल वर्ड एक्चुअली टोटली रॉन्ग, बट फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड आई एम सेइंग दिस, के उसमें उनके पास ऐसी पावर्स आ जाती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स जैसे कहिए, इसलिए वो तंत्र को प्रैक्टिस करते हैं। और इसके एविडेंस हमें बहुत सारा, इसके ऊपर लिटरेचर भी है, उससे भी मिलते हैं, और आज के टाइम में भी जो तंत्र के प्रैक्टिशनर्स हैं वो है। गॉट इट? ओके मैम। एंड मैम फर्टिलिटी कल्ट? फर्टिलिटी कल्ट ये होता है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डेटी दैट आर
उनके लिए ये बोला जाता है कि वो आपको औलाद जो है उसकी प्राप्ति में हेल्प करती हैं। जैसे मदर गॉडेस, उसे मदर वर्ड को यूज करा गया कि शी इज हेल्पिंग यू टू कंसीव। तो वो जो चाइल्ड की जो डिजायर के लिए जो जिन डेटीज को वर्शिप करते थे उन्हें फर्टिलिटी कल्ट का नाम दिया जाता है। जैसे आज के टाइम में भी बहुत सारी डेटीज है जिनकी पूजा की जाती है स्पेशली बाय वुमेन कि उनको संतान की प्राप्ति हो। तो फर्टिलिटी कल्ट वो है कि आप अपनी जनरेशन को कंटिन्यू आगे कर पाओ। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम इसके रिलीजन में गुप्ता एम्पायर में हमने पढ़ा था कि ब्रिक टेम्पल्स जो थे फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुए थे, और उससे पहले जो थे वो रॉक कट टेम्पल्स फॉर्म होते थे। लेकिन मैम जो जैसे हम पांडव की बात करें, आर्कियोलॉजिकल साइट्स में वेरियस मतलब पांडव के टेम्पल्स जो है वो ऐसे बिल्कुल ब्लॉक फॉर्म में फॉर्म्ड हुए हैं। तो उससे हम कह सकते हैं ना कि वो रॉक कट की फॉर्म में नहीं थे, वो तो प्रॉपर एक ब्लॉक्स फॉर्म में थे। यस, इसका आंसर ये है कि देखिए जो वो वाला आर्किटेक्चर है वो कॉन्फ्लिक्टेड है। वहां पे 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कहा गया कि ये टेम्पल स्ट्रक्चर है, बट यहाँ से हमें क्लियर कट एविडेंस मिलने शुरू हुए कि भाई देखिए जैसे आपने वो फोटो में भी देखा कि पूरा टेम्पल का स्ट्रक्चर खड़ा है, ऊपर शिखर जगह थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड है बट दिख रहा है कि एक टेम्पल खड़ा है। तो 100% वो क्लैरिटी के साथ कहा जा रहा है। उससे पहले के पीरियड में इट इज इवन पॉसिबल के इंडस वैली के टाइम पीरियड पे भी ब्रिक टेम्पल्स थे, बट क्योंकि हमें क्लियर कट एविडेंस नहीं मिल रहा तो इसलिए हम कहेंगे कि हमें उसमें क्लैरिटी नहीं है। इस टाइम पीरियड में हमें 100% एविडेंस के साथ मिल रहा है। तो आई कैन अग्री कि ये भी पॉसिबल है कि उससे पहले पीरियड में टेम्पल्स थे, ब्रिक टेम्पल थे। फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव कि इंडस वैली के टाइम में भी कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वहां पे टेम्पल्स थे, बट क्योंकि उसे कंक्लूसिवली विदाउट एनी डाउट आप ये नहीं कह सकते कि वो टेम्पल ही है, तो इसलिए इस चीज को रिफ्यूट कर दिया गया और बोल दिया गया कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे स्ट्रक्चर टेम्पल्स ब्रिक वगैरह की फॉर्म में बनने शुरू हुए। ओके ओके मैम, ठीक है। Now what happened, just like decline of Mauryan Empire, after decline of Gupta Empire, it was divided into small kingdoms. जैसे गुप्ता मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद बहुत सारे रूलर शुंग कान्वा आए, आपके सतवाहनाज आए, तो इसी तरह से जब इनका डिक्लाइन हो जाता है गुप्ता का तो बहुत सारे रूलर जो है छोटे छोटे रूलर वो आते हैं। ये देखिए इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है दैट आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्तास तो कौन कौन सी डायनेस्टीज जो है पावर में आई थी, तो वो क्वेश्चन है। तो उसमें आप ये कुछ याद रखिए कि सबसे पहले तो माखरी डायनेस्टी इन वेस्टर्न यूपी में आती है। फिर ये जो हरियाणा, प्रेजेंट हरियाणा का रीजन है वहां पे पुष्यभुट्टी डायनेस्टी जिसमें से ही हर्षवर्धन हुए हैं, वो भी कन्नौज में, कन्नौज इज इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, वहां पे आती है। पहले उनकी कैपिटल थानेश्वर में थी जो कि हरियाणा में है, बाद में वो कन्नौज में शिफ्ट कर जाते हैं। फिर देखिए लेटर गुप्ता, जो मैंने आपको बोला था ना कि ऐसा नहीं था कि एम्पायर गॉट टोटली के पूरा वैनिश हो गया, कुछ कुछ स्मॉल रूलर्स थे गुप्ता एम्पायर के जो कहीं कहीं फिर छोटा मोटा रूल अपना चला रहे थे। ये देखो वाकटक का एम्पायर भी यहीं पे खत्म हो गया। अब आता है चालुक्य व बादामी, वो दक्कन में स्टार्ट रूल करना शुरू हो जाते हैं और साउथ में रूल आता है पल्लवास। इन शॉर्ट लेट मी टेल यू कि क्या हुआ। गुप्त एम्पायर डिवाइड हो गया, गुप्त एम्पायर में डिवाइड होने से नॉर्थ वेस्ट में कोई और किंगडम आ गई, पंजाब हरियाणा रीजन में ये जो जैसे पुष्यभूति डायनेस्टी है वो आती है। फिर ईस्टर्न पार्ट में लेटर गुप्तास भी रहते हैं। फिर जो जिस पार्ट पे वाकटक रूल कर रहे थे वहां पे बादामी, चालुक्य तो बादामी, चालुक्य जो डायनेस्टी है वो आ जाती है। और साउथ में कांचीपुरम जो कि आज प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, वहां पे पल्लवा डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाट हैपेंड, पुष्यभूति डायनेस्टी की थोड़ा सा ये है कि जो हर्ष के फादर थे, ये देखिए सबसे पहले तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है, ये हर्ष के जो फादर थे प्रभाकर वर्मन, उन्होंने भी ये टाइटल महाराज धीराज को अडॉप्ट करा था। शैवाइट थे, शिव की पूजा करते थे, 2 बेटे थे इनके और 1 बेटी थी राज्यवर्धन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि उनके 2 बेटे हैं 2 बेटी है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो किंग है, ये सबसे पहले हर्षवर्धन से पहले उनके बड़े भाई जो है वो किंग बनते हैं। बट क्या होता है, जो एक ये गॉड रीजन इज इन प्रेजेंट डे बंगाल, ये जो रूलर है ये इसके ब्रदर को हरा देता है और इनकी बहन को किडनैप कर देता है। तो व्हाट हर्षवर्धन डिड, इन्होंने उसको अवेंज करा था अपने भाई की डेथ को,
और डेथ की वेंज करने के बाद ये गद्दी के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्थानेश्वर जो है वो किसका मॉडर्न नेम है, तो थानेश्वर, हरियाणा प्रेजेंट डे, वहां पे इनको ऑफर करा जाता है। ठीक है, बाद में लेकिन इन्होंने अपनी कन्नौज को प्राइमरी कैपिटल इसलिए बना लिया बिकॉज इट हैड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उसकी वजह से ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर इन्होंने ये यहाँ तक देखिए टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया, जो असम का किंग था उसको उसके साथ फ्रेंडशिप करी, और सेंट्रल एशिया में भी बहुत सारी टेरिटरीज को कैप्चर करा। बट व्हाट हैपेंड, देखिए वो उन्होंने इतने सारे रूलर्स को हरा लिया, बट ही वांटेड टू एक्सपेंड फर्दर साउथ। साउथ में नर्मदा तक उनका अभी तक एम्पायर था, नर्मदा रिवर तक। बट व्हाट ही वांटेड, वो चाहते थे कि वो नर्मदा के नीचे भी रूल करे। बट नर्मदा के नीचे आपने ऊपर पढ़ा ना कि दक्कन के रीजन में चालुक्यास, उनका रूल था, चालुक्यास और बादामी में। तो व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू क्रॉस नर्मदा, ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड हु वाज चालुक्यन रूलर। सो एक तरीके से ये जो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट एम्परर हर्षवर्धन जो नॉर्थ को पूरा कंसोलिडेट कर चुका था, he got defeated by Chalukyan ruler Pulkeshin II. Initially, Harsha was a Shaivite, शिव की पूजा करता था, बट जब ह्यून सेंग भारत में आते हैं तो ये क्या करते हैं, he patronized and accepted Buddhism। और जैसे आपको बुद्धिस्ट इन्होंने भी एक बुद्धिस्ट काउंसिल एक कन्नौज में बुलाई थी और एक प्रयाग, ठीक है, प्रयागराज प्रेजेंट का, उसमें बुलाई थी। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे ह्यून सेंग हु वाज द चाइनीज ट्रेवलर, ही केम टू इंडिया, और यही थे जो इस काउंसिल के प्रेसिडेंट को के तौर पे इन्हें बिठाया गया था। एंड दिस ह्यून सेंग इज कॉल्ड एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बिकॉज ही स्पेंट अ लॉट ऑफ years ऑफ हिज लाइफ इन ट्रेवलिंग ओनली, बहुत जगह पे उन्होंने वास्टली ट्रेवल करा, और एक बुक भी लिखी उन्होंने CU की, यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर। इसी के थ्रू हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलती है उस टाइम पीरियड की। ओके, हर्षवर्धन एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, दिस इज अगेन अ फॉरेन अकाउंट। सो जस्ट लाइक एनी अदर एम्पायर, यू ऑल्सो हैव टू लुक व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर ऑफ पुष्यभूतिज एज वेल एज हर्षवर्धन। तो ये देखिए, ये थानेश्वर है, स्थानेश्वरा जिसे बोला गया है, कन्यक भुज कन्नौज के पास का रीजन, उज्जैनी प्रेजेंट डे उज्जैन, और दिस इज ये जो यूरोप वगैरह का सॉरी बंगाल का जो ये पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो यहां तक हर्षवर्धन का एम्पायर था। देखिए यहाँ तक, यहाँ पे है अब नर्मदा रिवर, इसके नीचे है यहाँ पे चालुक्यास, यहाँ पे है पल्लवास। तो व्हाट ही वांटेड टू प्रोसीड फर्दर, बट यहाँ पे आने से पहले ही नर्मदा रिवर के ऊपर ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड, और इस तरीके से पुलकेशिन इसकी हार होती है। फिर बाणभट्ट जो थे, जैसे हरिशिन वॉज कोर्ट पोएट उनके समुद्रगुप्त के, वैसे ही बाणभट्ट जो थे उन्होंने एक हर्षचरिता लिखी है, हर्ष से ही आपको याद रहेगा, इन संस्कृत, जिसमें हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। अलोंग विद दैट यू मस्ट रिमेम्बर कि एक सतवाहना किंग थे हाला, उन्होंने भी गथा सप्तसाई करके एक बुक लिखी है। उसी तरह के जैसे उसी तरह ही हर्ष ने भी, ही ऑल्सो रोट 3 plays that it means that he was also a great scholar. These are 3 plays that were written by him. You should remember these names. First, Naganand, Ratnavali, Priyadarshika. These are the 3 plays that were written by Harsha himself. So he was very liberal in donation. It is considered that after every 5 years he used to donate his whole wealth. तो अपनी पूरी की पूरी वेल्थ को हर 5 साल में डोनेट कर देता था, ठीक है, एवरीथिंग प्रयाग में। और क्या करते थे, अपने जो रेवेन्यू था, अपनी इनकम थी, ह्यून सेंग के अकॉर्डिंग वो ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, एक रनिंग गवर्नमेंट, एक रॉयल हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर के लिए, फिर डोनेशन टू स्कॉलर्स एंड रिलीजियस टीचर्स को डोनेशन देने के लिए। दिस फैक्ट इज नॉट एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग दिस। So this is the description of Harsha's period according to Hyun Sang. He said there was decline of cities like Patliputra, Vaishali. As you know that most of the empires that were in Patliputra, बिहार के region वालों का decline हो गया, and capital got shifted in this Kannauj region. तो इसलिए कन्नौज एंड दोआब रीजन इज द एरिया बिटवीन यमुना एंड गंगा, तो उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई, पर इनके ये जो रीजन थे इनमें डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। एंड अगेन पीपल वर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन,
ये किस बेसिस पे कहा जाता है, इसमें ह्यून सेंग ही प्रेज्ड कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, बट ही हिमसेल्फ वाज रॉब्ड बाय रॉबर्स ऑन हाईवे अपने ट्रेवल्स के दौरान। तो इससे क्या पता चलता है, अगेन द थिंग आई टोल्ड यू कि कभी भी फॉरेन अकाउंट्स को इसके फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, आपको थोड़ा उसमें डाउट रखना चाहिए कि मे बी ये उसमें कुछ बताने में गलती कर रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि सेफ है, बट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे खराब थी। देखो यहाँ पे पनिशमेंट सिवियर है, गुप्ता के टाइम पे लिबरल है, यहाँ पे सिवियर है। फिर ही सेड कि इंडिया प्रोड्यूस बेस्ट कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ and finest jewelry and ornaments. This fact is also important that there was no parda system and women were provided education. फिर dowry system was there, sati was there. Caste system again rigid. ये this fact is important that when इनका जब रूल खत्म हुआ आफ्टर हर्षा's death, his kingdom was divided among his brother. उसके भाइयों के साथ उसमें से जो यशोवर्मन है, ही वॉज इंपॉर्टेंट रूलर, उन्होंने काफी अपने एम्पायर को का एक्सटेंड करा। बट क्या हो गया यहाँ पे, धीरे धीरे जो भी वीकनेसेस किसी भी एम्पायर को वीक करती हैं वो सेम इसके साथ हुई, एंड अगेन इसका जो है डिक्लाइन हो जाता है। एंड चालुक्याज है, इनका राइज यहाँ पे देखिए ना आपने, चालुक्यन रूलर पुलकेशिन सेकंड, ही डिफीटेड हर्षवर्धन। ठीक है, बाकी अब हम पढ़ेंगे चालुक्याज ऑफ बादामी। अभी तक आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं हर्षवर्धन के जो चैप्टर में से। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम इसमें यशोवर्मन के बाद हमने पढ़ा कि इनके बाद डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ है, बट जी। हम इसे इनके रूल को, हर्षवर्धन के रूल को हम पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्यों पढ़ रहे हैं फिर? इसके देखिए, बाद डायनेस्टीज पोस्ट गुप्ता पीरियड में नहीं आनी चाहिए थी? and ruler of this period marked the beginning of end for the Guptas who were slowly replaced. वही जो मैं आपको बता रही थी, later Guptas, beginning of end of Guptas who were slowly replaced by other dynasties. जो माइनर भी वहां पे रूलर रह गए थे ना, अब इस पीरियड में आके बिल्कुल ही खत्म हो गए कि बिल्कुल जो सब जब फ्यूडेटरीज जो थे इस टाइम वो हर्षवर्धन के साथ थे, बट यहाँ आते आते तो वो बिल्कुल ही उनकी वैनिश ही हो गए, ये इसमें कहना चाह रहा है। ओके, इससे पहले वो थे वहां पे, ये जो पाटलिपुत्र का रीजन था वहां पे रूल कर रहे थे। प्रयाग के पार्ट में भी कुछ में जो सक्सेसर थे गुप्ता के वो रूल कर रहे थे, बट यहाँ पे आते आते तो उनका बिल्कुल ही एंड हो गया। ठीक है, तो मतलब तो मैम गुप्ता, ये इस पूरे एरिया को हम पोस्ट गुप्ता में ही पढ़ेंगे मैम? देखिए पोस्ट गुप्ता, हम जो किसी भी डायनेस्टी के पोस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है जो जो उस टाइम पे पीक पे था वो अब पीक डिक्लाइन हो गई, उसके बाद कुछ ना कुछ तो रूलर रहते हैं ना। जैसे आज के टाइम में भी आप देखो कि किंगडम्स लाइक मैसूर वगैरह को ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया था, लेकिन आज भी वहां के जो एक रूलर हैं वो एक फॉर नेम से आज भी रूल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कुछ सेरिमोनियल पोजीशंस थी, इसको हमेशा रहने दिया जाता था कि आप इसे एंजॉय करिए, बट कोई उनके पास रियल पावर उस टाइम होती नहीं थी, बस फॉर नेम से वो वहां पे होते थे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो किसी भी चीज की पोस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब पोस्ट उसकी जो पीक प्रोस्पेरिटी थी वो खत्म हो गई, अब जो है उसको रिप्लेस कर दिया बाकियों ने, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट। मैम दो और क्वेश्चन थे क्लैरिटी के लिए। एक ऊपर हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी राजश्री, उनकी हाँ जी। शादी कन्नौज में की गई थी क्या? फिर उसके बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को जीता था, मतलब एज रिवेंज अपने ब्रदर की डेथ पे, यही है ना? यस, ओके मैम। एंड मैम दूसरा ये था कि आपने बोला था कि जो हर्ष थे ये अपने प्रॉपर जो भी इनके मनी वगैरह था सब वो कर देते थे, चैरिटी में दे देते थे हर 5 साल के बाद। जी। तो ये जो 4 हमने पढ़े थे उसी उसी सीक्वेंस में वो देते थे क्या चैरिटी में? क्योंकि अगर वो नहीं, सारा पैसा दे देंगे तो वो चलता, मतलब किंगडम चलाने के लिए जो अफेयर्स वगैरह थे वो कैसे चलते थे? आप इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं ना, ये जो ह्यून सेंग ने उनके बारे में बताया, ये वाला ना? यस मैम, यस मैम। इससे पहले आपने बोला था ना कि वो हर 5 साल के बाद अपने हाँ, सारे पैसे दे देते थे ये उनको। था उनका जब वो रूल कर रहे होते थे तब उनका जो रेवेन्यू था इस पार्ट्स में डिवाइड होता था, और बाद में 5 साल बाद तो हर सब कुछ ही डोनेट कर देते थे, इवन जो उन्होंने कपड़े पहने होते थे उनको भी डोनेट कर देते थे। ओके ओके, मैम। ये तो जो बाकी के रिमेनिंग टाइम है ना, ये उसमें उनका डिवीजन है। 5 साल में उन्होंने एवरीथिंग सब कुछ ही डोनेट कर दिया।
ओके, ओके मैम, ओके मैम। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चालुक्य और बादामी। यस, मैम एक्सक्यूज मी, सो हमने अभी पढ़ा कि गुप्ता का डिक्लाइन का रीजन हुड़ा इन्वेजन भी था, तो उनका क्या हुआ हर्ष के समय पे? व्हाट वर दे कैसे? डूइंग एट द टाइम? एक गुप्ता का जो डिक्लाइन हुआ गुप्ता डायनेस्टी का, उसमें एक रीजन हुना इन्वेजन भी था। बिल्कुल, तो वो तो इस समय में हर्ष के समय में हुनास का क्या हुआ? क्या वो अभी भी अटैक नहीं कर रहे थे, इन्वेड नहीं कर रहे थे इंडिया की? ओके। तो यहाँ इस टाइम पीरियड में ऐसा कोई भी रिकॉर्डेड होना इन्वेजन है नहीं, कोई भी हिस्टोरियन ने इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है कि, बट यही जनरली माना जाता है कि उसने अपने रूल को इतना कंसोलिडेट कर लिया था कि ऐसा कुछ इन थ्रेट जो था उन्हें होना से देखने को नहीं मिला था। तो इस टाइम पीरियड में नहीं है होना इन्वेजन्स। ओके मैम। मैम जस्ट एक चीज थी, अगर वो 5 साल के बाद अपना सारा कुछ डोनेट कर देंगे तो उनके ऊपर इन्वेजन या फिर अटैक्स के चांसेस ज्यादा बढ़ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मतलब आर्मी के पास इक्विपमेंट्स के लिए रिसोर्सेज और अलग चीजें नहीं होंगी, कमजोर पड़ जाएगा ना, मतलब जो उनकी टेरिटरी होगी अगर उनके पास रेवेन्यू ही नहीं है तो। बिल्कुल, ये एक एजम्पशन है और इसे भी एक मेन कारण माना जाता है कि जिसकी वजह से एम्पायर का डिक्लाइन होता है। वो इसलिए, देखिए, अशोक ने भी यही काम करा था। अशोक ने भी अपनी जो स्टेट एक्सचेकर का जो ज्यादा पैसा था वो स्तूप वगैरह बनाने में लगा दिया, और सब्सिक्वेंटली जो बाकी के बाद में उसके रूलर आए तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो उस एम्पायर को सस्टेन कर पाए। तो वही कारण था कि पुष्यभूति जैसे अशोक के कारण उसका डिक्लाइन होता है। तो यहाँ पे भी हर्षवर्धन वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ हिज ओन डायनेस्टी। तो ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि देखिए ना, फिर उसके ब्रदर ही है, वो उनके भाइयों के बीच में सब बांट दिया गया, एंड बांटने के बाद जो है बाद में कोई सिग्निफिकेंट रूलर कोई आया ही नहीं है, तो वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर तो चालुक्य का राइज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो चालुक्य और बादामी ये इनका टाइम पीरियड है। They were contemporaries of Harsha, as you can see that there was a famous battle of Narmada, and Harshvardhan was defeated. Okay, so they are also called as Western Chalukyas, क्योंकि एक Eastern Chalukyas भी आप पढ़ोगे जो Eastern part में थी, Western Chalukyas because they had capital in Badami. Okay. Now what happened? सबसे पहले पुलकेशिन वन, जो 2 थे उन्होंने डिफीट करा था, बट ये पुलकेशिन वन वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर जो कि बादामी, जो वातापी रीजन है बीजापुर के पास, कर्नाटक के पास, ठीक है, वहां से रूल करते थे। ये इनका सिंबल था वरहा। वरहा अवतार भी आपने देखा होगा कि विष्णु के एक अवतार है वरहा अवतार, तो वही इनका एम्बलम था। इससे क्या पता चलता है? दैट दे वर वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, ये विष्णु के वर्शिपर्स थे। ये देखो, इनसे पहले एक कादम्बाज करके एक डायनेस्टी थी जो कि जिनके बारे में बोला जाता है कि वो बहुत ही वायलेंट थे अपनी अप्रोच में। ये पुलकेशिन वन ने इन्हें भी हराया था, और 5 वैदिक यज्ञ इनके ये टाइप्स लिखे हुए हैं, ये परफॉर्म करे थे, जिससे उन्होंने ये सर्टेन करा था दैट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम सुप्रीम रूलर। ओके, ये इनके सक्सेसर हैं, कीर्ति वर्मन फर्स्ट। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, मैचिंग में करवाया गया है कि कौन सा रूलर किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा रूलर किस डायनेस्टी का है, कौन सा उसका टाइम पीरियड है। इन्होंने देखो गोवा को भी एनेक्स कर लिया। ये है एम्पायर, एज आई टोल्ड यू कि हर एक एम्पायर का आपको साथ में मैप देखना है, तो ये इसका मैप है। ये है कर्नाटक रीजन में वातापी, जहां बादामी जो इनकी कैपिटल थी। ये देखिए, यहां से शुरू होके इस पार्ट तक ईस्टर्न कोस्ट को भी ये टच कर रहे हैं। ये नर्मदा रीजन वाला से एरिया से लेके यहाँ ये इनका एक्सटेंड था इनके एम्पायर का। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पुलकेशिन 2 के बारे में। ये इसका टाइम पीरियड है, अगेन सेम टाइम पीरियड जस्ट लाइक हर्षा, 7th सेंचुरी। जैसे अशोक ने इंस्क्रिप्शन लिखवाई, जैसे समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशिष्टि लिखाई, उसी तरह ए होल इंस्क्रिप्शन जो है, जो रवि कीर्ति वॉज एसोसिएटेड विद इसके कोर्ट पोएट थे, उन्होंने संस्कृत में एक ए होल इंस्क्रिप्शन भी दी है, जिसमें उन्होंने बड़ाई करी है, प्रेज करी है पुलकेशिन 2 की। एंड इसी ए होल इंस्क्रिप्शन में भी उन्होंने जहां जहां जिस रूलर को जीता है उसका डिस्क्रिप्शन है। So it is said that he establishes sovereignty over Kadambas of Banaswasi.
एंड गंगाज ऑफ मैसूर, मतलब मैसूर रीजन तक, एज आई टू, इसमें देखिए आप, देखिए यहाँ पे है मैसूर रीजन, यहां तक इनका जो है एम्पायर वो फैल गया। देन ही ऑल्सो डिफीटेड हर्षवर्धन एंड पल्लवास, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था ना हिस्ट्री को याद कैसे रखना है, कि ऊपर की तरफ तो दे आर फाइटिंग विद हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी, एंड नीचे जैसे हियर दे आर फाइटिंग विद हर्षवर्धन, हियर दे आर फाइटिंग विद पल्लवास, तो दोनों तरफ इनकी फाइट चल रही है, ठीक है। बट क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने पल्लवास को ऊपर अटैक करा, बट सेकंड एक्सपीडिशन में ये हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ऑफ कांची, ही वाज अ पल्लवा किंग, ही वाज सो पावरफुल दैट ही वाज एबल टू डिफीट चालुक्यास, उन्होंने चालुक्यास को हरा के इनकी कैपिटल बादामी को भी कैप्चर कर लिया। और ये जो आपको ये याद रखना है कि ह्यूम सेंग ने ही डिड नॉट विजिट हर्षवर्धन ओनली, उन्होंने इसको भी विजिट करा था चालुक्यन किंगडम को ड्यूरिंग रेन ऑफ पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। फिर ही रिस्टोर्ड लॉस्ट पावर ऑफ चालुक्य फ्रॉम पल्लवास, ये नेक्स्ट रूलर है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ही प्लंडर्ड पल्लवा कैपिटल कांचीपुरम, जैसे पहले नरसिम्हा वर्मन ने पहले बादामी को लूटा, उसी तरीके से व्हाट हैपेंड, दिस रूलर कॉल्ड एज विक्रमादित्य, he defeated he adopted title विक्रमादित्य because he must have defeated some outsider powers। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इसने फिर रिवेंज चल रहा है, पहले इन्होंने इसके ऊपर अटैक करा, इन्होंने इसके ऊपर अटैक करा, ये फिर से पल्लवास के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया। फिर सेकंड रूलर इज कीर्तिवर्मन सेकंड, ही वाज, देखो हु इज दांती दुर्ग, as I told you, it is important to remember that which ruler is founder of a particular dynasty. So Danti Durg is founder of Rashtraकूट dynasty. Now आपको 4 फैक्ट इसी टेबल से, इसी 2-3 पेजेस से समझ आ गए कि हर्षवर्धन के डिक्लाइन के बाद चालुक्यास, पल्लवास एंड राष्ट्रकूट, दे वर कंटेम्परेरीज, दैट इज व्हाई दे आर फाइटिंग अमंग ईच अदर, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं क्योंकि आपके ये सब कंटेम्परेरी है। एंड ये आप फैक्ट इसलिए याद रखना जरूरी है कि कौन किसका कंटेम्परेरी था, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जो कि आप पीवाईक्यूज में अपने में नोटिस करेंगे। फिर चालुक्यस डायनेस्टी केम टू एन एंड यहाँ पे, और दे गॉट डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट पहले एक छोटी सी फ्यूडेटरीज थे चालुक्यस के, ओके। चालुक्यस एंड इवन पल्लवास के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन थे, बट जब उन्होंने नोटिस करा दैट Chalukyas are getting weakened because they had a conflict with Pallavas and Pallavas are emerging as the most powerful figure in the empire, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने चालुक्यस के ऊपर अटैक करके चालुक्यस को हरा दिया, और दांती दुर्ग ने एक न्यू डायनेस्टी जिसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी कहा जाता है उसको फाउंड करा। एंड दिस इज सेम राष्ट्रकूट डायनेस्टी जिन्होंने एलोरा में वो जो टेम्पल है, जिसे आई टोल्ड यू के एक रॉक का टेम्पल जो वहां पे बनाया गया है कैलाशनाथ टेम्पल, वो राष्ट्रकूट्स ने ही बनाया था, उन्हीं के एक रूलर ने। अब चालुक्यस का कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको पढ़ने की जरूरत थी। देखो, नागरा स्टाइल वाज प्रमोटेड इन नॉर्दर्न पार्ट, द्राविड़ा स्टाइल इन सदर्न पार्ट एंड वेसरा स्टाइल इन ये वाला चालुक्यस का जो ये कर्नाटक वाला रीजन है उसमें वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, नागरा स्टाइल का भी एंड द्राविड़ा स्टाइल का भी। ये कुछ कुछ सेंटर्स ऑफ आर्ट हैं, दीज आर इन कर्नाटका रीजन, ऐहोल, बादामी, पट्टाडकल, ठीक है। दीज आर सम फेमस टेम्पल्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड बाय दिस रूलर, लाडखां टेम्पल, ओके। फिर इन्होंने एक जैन टेम्पल मेघुती में भी बनाया है। दे ऑल्सो पैट्रोनाइज 10 टेम्पल्स ऑफ पट्टाडकल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो साइट है ये आपको, जिसमें देखो अगेन आई टोल्ड यू ना कि इन्होंने वेसरा स्टाइल को फॉलो करा, तो फिर इनमें से कुछ टेम्पल है जो इन्होंने नागरा स्टाइल में बनाए, कुछ द्राविड़ा स्टाइल में, तो इन्होंने कोई भी एक पर्टिकुलर जो स्टाइल था उसे फॉलो नहीं करा, जबकि इन्होंने मल्टीपल स्टाइल्स में टेम्पल बनाए। फिर एक पापनाथ टेम्पल है कर्नाटक में ही, उसको उन्होंने नॉर्दर्न स्टाइल मतलब नागर स्टाइल में इसको कंस्ट्रक्ट करा। ये है, जैसे ये है दुर्गा टेम्पल ऐहोल, इसको देखिए, ना तो ये नागरा स्टाइल का है ना ये द्राविड़ा स्टाइल का है, ऐसे एक तरह का टेम्पल बनाया गया है रेस प्लेटफॉर्म पे, फिर ये पिलर, एक पिलर्ड हॉल है, फिर उसके अंदर टेम्पल है और उसके ऊपर शिखरा है।
तो ये वैसा स्टाइल है। फिर इसके बाद ये देखिए, ये संगमेश्वरा टेम्पल है पट्टाडकल में। इसको भी देखिए बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक से बनाया गया है। दिस शिखरा इज इन द्राविड़ा स्टाइल। ये द्राविड़ा स्टाइल में ये बनाया गया है, बट इसके अंदर, इसके कुछ अंदर ये जो फीचर्स हैं ये नागरा स्टाइल के भी हैं। उसमें भी पिलर्ड हॉल होता है नागरा स्टाइल में। तो ये सीढ़ियों देखिए रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, सीढ़ियों के थ्रू एक्सेस है। और ये देखिए पत्थर से बना हुआ है। किस पत्थर से बना हुआ है ये वगैरह भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन वो आपको आर्ट एंड कल्चर की बुक में देख लोगे आप। तो ये 2 टेम्पल है जिनकी हमने पिक्चर इंक्लूड करी। अगेन आई टोल्ड यू संगमेश्वर टेम्पल, ये इनकी फोटो मैंने आपको दिखाई है। हाँ, फिर रॉक कट केव्स, इवन दे कमीशन सम रॉक कट केव्स इन बादामी। सम ऑफ देम, कुछ 3 जो है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, एक जैनिज्म से रिलेटेड। सो इट मीन्स दे अलोंग विद हिंदुइज्म दे आल्सो पैट्रोनाइज जैनिज्म। फिर देखिए बादामी केव्स में एंड अजंता केव्स में पेंटिंग्स भी मिलती हैं चालुक्यन टाइम की। ओके, अजंता पीरियड में तो, अजंता की केव्स में तो कई सारी डायनेस्टी, कई सारे रूलर्स की पेंटिंग्स मिलती है, तो उनमें से चालुक्यंस की भी है। हाँ, एक अजंता में पेंटिंग है जिसमें ये दिखता है कि एक पर्शियन एम्बेसी जो है, वन ऑफ द पेंटिंग्स डिपिक्ट्स द रिसेप्शन गिवन टू अ पर्शियन एम्बेसी बाय पुलकेशिन II। तो सिर्फ उसमें बुद्धिस्ट जो अजंता केव्स है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द रिलीजियस जो एलिमेंट्स है, रिलीजियस थीम्स है, सिर्फ उसी के साथ एसोसिएशन नहीं है जनता का। उसमें एक जैसे पुलकेशिन II एम्बेसी को रिसीव कर रहे हैं उसकी भी पिक्चर है। उसके अलावा एक पिक्चर है जिसमें एक प्रिंस, डाइंग प्रिंस की है, बोधिसत्वा की पिक्चर्स हैं। तो एक तरह का उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थीम्स है अजंता की केव्स में। एक चालुक्यज ऑफ बादामी है, दूसरे हैं चालुक्यज ऑफ कल्याणी। इनका टाइम पीरियड ये है, ठीक है। जैसे वो 7th सेंचुरी में है, ये है 10th से 13th सेंचुरी। इनको लेटर वेस्टर्न चालुक्यज भी कहा जाता है बिकॉज दे केम इन द लेटर फेज। और इसके साथ चालुक्यज ऑफ कल्याणी भी कहा जाता है बिकॉज ये देखिए वेस्टर्न दक्कन में इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इसमें एक रूलर था तेलप्पा II, उसने राष्ट्रकूट का जो किंग था कृष्ण III उसको डिफीट करा था। तो एज यू हैव नोटिस कि इनका राष्ट्रकूट एंड चालुक्य का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो काफी टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है। बट यहाँ पे यू कैन सी कि आपने वहां देखा कि दांती दुर्ग ने चालुक्य को हरा के डायनेस्टी जो है वो फाउंड करी। बट यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इसमें जो एक लेटर चालुक्य पीरियड का एक रूलर है तेलप्पा, उसने राष्ट्रकूट का एक जो किंग है कृष्ण III उसको हरा दिया। इस तरीके से ओवर पावर, रिवेंज एक तरह का कह लो कि ओवर पावर कर दिया। एंड फिर अपनी जो कैपिटल थी उसे मूव कर दिया मान्याखेत। ओके, जो कि और इस रीजन के अंदर नर्मदा एंड तुंगभद्रा का जो रीजन है, जो कर्नाटक कह लो, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट कह लो, वो सारे पार्ट में इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करा। फिर ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 3 एक्सीलेंट कन्नड़ पोएट्स राणा, पंपा, पोन्ना, ये जो थे ये तेलप्पा के रूल में वहीं पे रहते थे, उसके कोर्ट में रहते थे। तो दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। These are some of the contemporary rulers and subsidiaries of Chalukyas, later Chalukya. You can read it. ये जो बाद में पावरफुल हो गए जब इनकी सेंट्रल पावर जो थी कम हो गई 12th सेंचुरी में। ओके, फिर विक्रमादित्य II, इसमें भी एक विक्रमादित्य, एज आई टोल्ड यू ना, देयर आर 13, 14, 15, 16 इतने नंबर तक ये विक्रमादित्य आते हैं। तो इसमें भी एक विक्रमादित्य है लेटर चोला के पीरियड में, वो भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। ओके, उन्होंने क्या करा, अबॉलिश करा साका एरा को एंड चालुक्यन विक्रम एरा इसको स्टार्ट करा। मतलब जब इनको विक्ट्री मिली किसी चीज में, जहां ही व्हेन ही सैट ऑन थ्रोन, तो इस टाइम पीरियड में ही सैट ऑन थ्रोन, तो इस टाइम पीरियड से उन्होंने अपने ही नाम पे एक एरा स्टार्ट कर दिया कि अब से काउंटिंग यहां से करी जाएगी। फिर देखो चोलास के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट था।
कोस्ट के ऊपर इनका जो आंध्रा की कोस्ट है उसके ऊपर डोमिनेशन, क्योंकि यू हैव नोटिस के वेस्टर्न कोस्ट is captured by later Chalukyas only, but they wanted to extend their trade and their empire in eastern part of region and eastern coast as well. तो इसलिए इन्होंने क्या करा, उधर इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इन्होंने उधर जब बढ़ना शुरू करा, बट दैट एरिया वाज गवर्न्ड बाय चोला रूलर्स। तो इस तरीके से इनका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। ये देखो डेथ हो गई विक्रमादित्य टू की, तो इनकी पावर जो है वो घटनी शुरू हुई। देखो सेम रीजन कि पावरफुल जो फ्यूडेटरीज थे, ऑटोनोमस जो थे, वो धीरे धीरे वो उन्होंने पावर गेन कर ली और जो मेन जो कंसोलिडेटेड एम्पायर था वो खत्म हो गया। अब ये चालुक्य ऑफ कल्याणी का कुछ कुछ आर्किटेक्चर है वो हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए महादेव टेम्पल एट तागी, ये देखिए इन्होंने केव टेम्पल के ऊपर दे डिड नॉट पे मच अटेंशन, दे प्रेफर्ड independent buildings like this and they replaced sandstone with soapstone. What is soapstone? Soapstone is actually softer than other type of stones और उसमें that is why it was possible to carve even minor जो intricacies जो थी उसके through they were able to स्कल्पचर्स। इसके ऊपर आप देखेंगे तो बहुत बारीक बारीक स्कल्पचर्स हैं, वो इसलिए क्योंकि सोप स्टोन जो था वो सॉफ्ट था एज कम्पेयर टू सैंडस्टोन या फिर बाकी जो भी स्टोन्स होते हैं। तो दैट इज वाई इनके आप टेम्पल में देखोगे कि इनके जो स्कल्पचर्स हैं वो बहुत बारीक है। फिर इनके पिलर्स को आप नोटिस करिए, यू मस्ट सी दीज पिलर। देखिए कैसे ये राउंड शेप में है, राउंड शेप मतलब आज के टाइम में यू नीड वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स टू मेक सच पिलर्स, बट यहाँ पे मतलब लगभग आज से 1000 साल पहले they were able to make such grand pillars with the help of simple tools। ये चीज को आप नोटिस करिए। ओके, पिलर्स को आपको जरूर ध्यान से देखिए, इनकी शेप देखिए आप पिलर्स की। ये देखिए ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। फिर इनके टाइम पीरियड पे बिकॉज दे वर रूलिंग इन एरिया ऑफ कर्नाटका, कन्नड़ एंड संस्कृत लिटरेचर इनके टाइम पे बहुत वो पॉपुलर होता है क्योंकि इन्होंने उसे पैट्रोनेज दी। अब आपका जो भी डाउट है जो हमने अभी टॉपिक पढ़े तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है पल्लवास के ऊपर प्रोसीड करेंगे। एनी डाउट्स? किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है जो हमने अभी टॉपिक पढ़े तो पूछ सकते हैं। ओके आगे बढ़े हम। कोई बच्चा रिस्पॉन्स करेगा? यस मैम। ओके, अगेन दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो इसलिए कि ये जो पार्ट है ये आपके आर्ट एंड कल्चर में मीन्स में बहुत पूछा जाता है। पल्लवास का आर्किटेक्चर, क्योंकि देयर आर्किटेक्चर वाज सो ब्यूटीफुल, सो मतलब सोफिस्टिकेटेड कि आज के टाइम में भी इवन इट इज नॉट पॉसिबल कि जिस तरीके से इन्होंने पत्थर काट काट के वहां पे मॉन्यूमेंट्स तैयार कर दिए थे। तो सबसे पहले आपको मैं टेरिटरी दिखाना चाहूंगी। दिस इज पल्लवास टेरिटरी, जब ये अपना एम्पायर पीक पे था। कोई भी आपको जो डायग्राम दिखाई जा रही है तो उसमें जो पीक पे था, क्योंकि दिस इज वेरी मच पॉसिबल ना दैट दे माइट हैव कॉन्कर्ड दिस एरिया, तो यहाँ तक इनका एम्पायर पहुंच गया, फिर इन्होंने ये भी कवर कर लिया तो यहाँ तक पहुंच गया, किसी टाइम पीरियड पे तो यहाँ तक पहुंच गया था। बट हमें वो टाइम पीरियड लेना होता है जिसमें इट वाज ऑन इट्स पीक। तो दिस इज द एरिया, ये जो कावेरी रिवर वाला एरिया है, ओके, एंड ये है इनकी कैपिटल कांची, दैट इज कांचीपुरम। ये तुंगभद्रा रिवर है यहाँ पे, ये कृष्णा रिवर है, ये जो वो डेल्टा रीजन जो हम बात कर रहे थे लेटर चालुक्यास की, तो ये रीजन जो है यहां तक पल्लवा एम्पायर एक टाइम पे था, इस सेंचुरी के आसपास। ओके, सबसे पहले आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी चाहिए दैट ये इनका पीक टाइम है। इतने टाइम तक दे रूल्ड ओवर दिस रीजन ऑफ इंडिया। तो दे रूल्ड ओवर तोंडाई मंडलम, द मॉडर्न डे तमिल रीजन विद कांची एज इट्स कैपिटल। विद जो कांची है ये इसकी डिस्टेंस बताई है कि ये चेन्नई से कितनी दूर है, बिकॉज नाउ डेज चेन्नई इज द कैपिटल। तो एक तरह का मेजरमेंट के लिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे प्रोवाइडेड कि दिस इज व्हाट इज वेयर इज कांची।
तो look at this. Pallavas were offshoots of Satavahana kingdom. और उनके फ्यूडेटरीज थे, मतलब उनके साथ एसोसिएटेड थे, लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स थे ये सतवाहनास के. बट व्हेन सतवाहना पावर गॉट, जहां सतवाहना की किंगडम का जब डिक्लाइन होता है, तो ये देखिए इसी टाइम पीरियड के अराउंड सतवाहना जो है वो वीक हो जाते हैं. एंड दिस टाइम पीरियड इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया एंड दे बिकेम पावरफुल. और इसी टाइम पीरियड में फिर एक जो फ्यूडेटरीज थे, एज ए फ्यूडेटरी इन्होंने उस अपनी पोजीशन को चेंज करके ये रूलर बन गए, किंग्स बन गए. सो पल्लवास प्लेड इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स एंड कल्चर. फेमस पल्लवा रूलर, दीज आर, ये सारे रूलर नहीं दे गए हैं, ये जो मोस्ट फेमस है, जो जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम करे. फर्स्ट इज महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, देन परमेश्वर वर्मन फर्स्ट. सभी का टाइम पीरियड देखिए 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी तक इनका. ओके, they had conflict with Chalukyas, they had conflicts with this Rashtrakoot, and they also had conflict with Cholas, great Cholas. Why do we call them great Cholas? Because they ruled for almost 1000 year, 1000 साल तक इन्होंने रूल करा था. बीच में उनका थोड़ा डिक्लाइन आया, दैट इज वाई बाद में लेटर चोलाज आते हैं. और उससे पहले जैसे संगम लिटरेचर, जहां अशोकन एडिक्ट्स में भी चोला चेरा पांड्या का जिक्र है, तो मतलब अशोक तो बीसी में हुए हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा में, तो वहां पे भी जब चोलास का जिक्र है. और उसके बाद भी आप देखेंगे 10th 11th सेंचुरी में रूलर्स लाइक राजा वन, राजेंद्र वन, उन्होंने तो इतने इलेबोरेट ग्रैंड टेम्पल्स लाइक बृहदेश्वर टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट करे थे. तो मतलब ये लोगों का लगभग 1200-1300 साल तक इनका टाइम पीरियड चल रहा है. बीच में एक पीरियड में इनका डिक्लाइन आता है, लेकिन फिर इनका रीएमर्ज जो है वो होता है. ठीक है, देखो ह्यून सेंग ने पल्लवा कैपिटल में भी आए थे, सिर्फ उन्होंने हर्षवर्धन को ही विजिट नहीं करा था. ही ऑल्सो विजिटेड चालुक्यन किंगडम, along with that he also visited Pallava kingdom. Important rulers of Pallava dynasty, first is Vishnugupta. He was defeated by Gupta emperor Samudragupta. Okay, फिर है these are some of important rulers that I have given here. देखो, he claimed that he defeated ये claim करते हैं that I have defeated चोला चेरा पांड्या, कि मैंने तीनों को ही हराया है. ओके, फिर सीलन के राजा को हराया, ये इनका अनदर नेम है, अवनी सिम्हा. फिर सिम्हा विष्णु वॉज रिवाइवल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी बियॉन्ड कांचीपुरम, इनका रूल यहां से फैलता है. ग्रेट, ये भी देखिए, ये भी एक लिटरेचर है, एक ड्रामा है, दैट इज रिटन बाय हिज सन महेंद्र वर्मन फर्स्ट. इससे भी क्या पता चलता है दैट हिज सन महेंद्र वर्मन फर्स्ट वाज आल्सो ए ग्रेट स्कॉलर, दैट ही रोट अ ड्रामा कॉल्ड एज मत्ता विलासा प्रहसाना. ओके, तो ये फैक्ट को भी आपको इसमें याद रखना है. एंड ही इज सन महेंद्र वर्मन. नॉर्दर्न रीजन ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, अर्ली 7th सेंचुरी में, वो आपने ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी थी, इट वाज प्रोवाइडेड इन दैट इज एज वेल. ही हैड अ लॉन्ग स्ट्रगल, ये देखो यहीं पे तो था जो चालुक्यस के साथ विद सक्सेसर्स ऑफ पुलकेशिन जो झगड़ा हो रहा था, ही वाज इन्वॉल्वड इन दैट. फिर ये देखो, हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू, बट पुलकेशिन टू वाज डिफीटेड बाय महेंद्र वर्मन फर्स्ट, एंड दैट इज व्हाई ही स्नैच्ड वेंगी, जो इनका रीजन था चालुक्यस के अंदर, इसे कैप्चर करा था इन्होंने. तो ये आपको एक तरीके से याद रखना है दैट द कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन, सबसे पहले ऊपर हर्षवर्धन के साथ, नीचे इनका पल्लवास के साथ कॉन्फ्लिक्ट था. ये देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट एज वेल. फर्स्ट सदर्न रूलर टू एक्सकवेट टेम्पल्स फ्रॉम सॉलिड रॉक्स. ये आप आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ेंगे, उसके अलावा अभी भी आपको नीचे पिक्चर्स दिखाई जाएंगी जिसमें इन्होंने सॉलिड रॉक्स जो थी उनमें से टेम्पल्स को कार्व करा, जस्ट लाइक रॉक कट टेम्पल्स, इसी तरह इन्होंने बनाया. देखिए रॉक कट टेम्पल्स, केव्स एट पल्लावरन, ये कुछ एरियाज है जहां पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी है. ये तो आप रीड करके आपको अंडरस्टैंड कर लोगे. फिर संस्कृत वर्क जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सैटायर, और एक ये लिखा है, दो इनकी राइटिंग्स है, ये भी आपको पढ़ना है.
फिर तमिल में भी इनकी कुछ राइटिंग्स हैं, तमिल लिटरेचर। और जो ये विद द राइज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ तेवाराम रिटन बाय अपार एंड समरा, देखिए ये इनको पैट्रोनेज भी कौन दे रहा है, महेंद्र वर्मन। तो एक तरह का खुद वो, he was also a great scholar, but at the same time he is also providing patronage to other rulers, other scholars like Apar Sambandar. देखो ये this point is also important. His title Chitrakara Pulli. Chitra, as you know, that means painting. That he had talent in painting as well. That he loved painting as well. फिर कहाँ कहाँ पे इन्होंने टेम्पल बनाए, फिर ये these were his titles. This is all the basic information about Mahendra Varman first. Then he was succeeded by Narasimha I. This is again, notice this, greatest and most successful king. Okay, this is what happened. He avenged death of his father by defeating. Just a second. यहाँ पे जो मैंने बोलने में कुछ गलती करी वो ये थी, महेंद्र वर्मन वन जो थे वो डिफीटेड, जैसे पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया वैसे ही महेंद्र वर्मन फर्स्ट को भी पुलकेशिन सेकंड ने ही हराया है, और उनकी डेथ को अवेंज करा उनके सन नरसिम्हा वन ने। ओके, ये देखिए पुलकेशिन टू को नरसिम्हा वन ने डिफीट करा। फिर उन्होंने अपनी जो ही मैनेज टू गेट बैक वेंगी अपनी जो है वापस ली, एंड इवन ऑक्यूपाइड, देखिए वातापी जहां बादामी वॉज कैपिटल ऑफ चालुक्य, और उसको कैप्चर करने के बाद ही एज्यूम्ड टाइटल वातापी कोंडा, दैट इज वन हु कॉन्कर्ड वातापी, ये इनका टाइटल था, नरसिम्हा वन उनका। फिर दिस इज वन कॉपर इंस्क्रिप्शन जिसमें ये बताती है कि दैट ही ऑल्सो कॉन्कर्ड श्रीलंका। ओके, पंचरथ, व्हाट इज दिस पंचरथ? 5 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं इन दिस इन्हीं की टेरिटरी में, जिसमें इन्होंने क्या करा, 5 रथ में भी इसमें पिक्चर इंक्लूडेड है। मे भी इसमें नहीं है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में 100% इसकी, जो आप गूगल पे भी देख सकते हो, पंचरथ जो है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ही कंस्ट्रक्टेड देम। ओके, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ही वॉज कॉल्ड एज ममल्लन, दैट इज ग्रेट रेसलर, कि मतलब ही वॉज फिजिकली पावरफुल एज वेल, कि उनको एक तरह का ग्रेट रेसलर भी कहा जाता था। एंड ही ऑल्सो फाउंडेड सिटी कॉल्ड ममल्लापुरम, जिसे आज महाबलीपुरम भी कहा जाता है। दैट वॉज नेम्ड आफ्टर हिम ओनली बिकॉज ही अडॉप्टेड दिस टाइटल, जहां उन्हें ये ममल्लन कहा जाता है। फिर उन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में बनाया, एंड दिस टेम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, शो टेम्पल इन महाबलीपुरम। इसको भी एक बिल्कुल पोस्ट के ऊपर बनाया गया है, और आज इवन आफ्टर 1300 ईयर्स ना 1400 ईयर्स ये टेम्पल आज भी वहां पे खड़ा है। दो उसकी थोड़ी सिचुएशन है, वो थोड़ी खराब हो चुकी है वेदर की वजह से एंड सी विंड्स जो वहां पे आती हैं उसकी वजह से, बट ये टेम्पल आज भी वहां एग्जिस्ट करता है। ह्यून सेंग ने विजिट करा था, and he mentioned presence of 100 of Buddhist monasteries. फिर इनकी कोर्ट में ग्रेट नयनार सेंट्स, नयनार थे शिव वाले, अलवर थे विष्णु वाले, जो इनके जो ये सेंट्स हैं ये भी, इनको भी पैट्रोनेज करा इन्होंने, और वो इन्हीं के रेन में थे। देन नंदीवर्मन, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर, इन्हीं के टाइम पे फिर से चालुक्यास एंड पल्लवास के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, एंड फिर ही दिस वाज द इंपॉर्टेंट टेंपल दैट वाज बिल्ट बाय हिम। लुक, आई टोल्ड यू जब हम लेटर चालुक्यास पढ़ रहे थे कि विक्रमादित्य सेकंड ही डिफीटेड, इनको डिफीट करा था, तो और फिर कांची को कैप्चर कर लिया। दिस इज एक्चुअली स्टैटिक इंफॉर्मेशन दैट आफ्टर रीडिंग 2 or 3 times यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, बट अभी मैं आपको बेसिक इनकी इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, ही इज द लास्ट नोन
दिस वर्ड, इसको ध्यान में रखो, नोन, जिनकी हमें जानकारी है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट आफ्टर दैट देर आर some weak rulers who were also there, but they were not as important as these rulers. Okay. चोला रूलर्स जो थे, आदित्य वन, उन्होंने इन्हें हरा दिया एंड एम्पायर और जो जो डायनेस्टी थी वो वेनिश हो गई. अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो अगेन किंग मोस्ट पावरफुल, किंगशिप डिवाइन एंड हेरिडिटरी, टाइटल धर्म महाराज, दैट वन हु प्रोटेक्ट्स धर्म एंड ऑल्सो जैसे फिर धर्मराज. ये देखिए कितने बड़े बड़े हाई साउंडिंग टाइटल्स जो हैं उनको भी इन्होंने एक्सेप्ट करा, मतलब ये इन्होंने सेक्रीफाइस कर रखे हैं. किंग वॉज हेड ऑफ स्टेट, फाउंटेन ऑफ ऑनर, जज एंड लीडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. जस्ट लाइक जैसे गुप्ता एम्पायर भी भुक्ति विश्यास वगैरह में डिवाइडेड था, जस्ट लाइक पल्लवा एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू कोटम, एंड कोटम वॉज जो कोटम को ऑफिसर्स जो है एडमिनिस्टर कर रहे हैं उन्हें अपॉइंट करा जाता था किंग के द्वारा. देन जस्ट लाइक एनी अदर एम्पायर, विलेज जो है वो बेसिक यहाँ पे यूनिट है ब्रह्मदेया विलेज, एज आई टोल्ड यू, जिन्हें डोनेट करा जाता था ब्राह्मण्स को. देवदान, जिन्हें टेम्पल्स को डोनेट कर दिया जाता था कि दैट एनी लैंड रेवेन्यू दैट इज दैट यू गेट फ्रॉम लैंड यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू फॉर बेटरमेंट, और अपने जो टेम्पल के जो वर्क्स हैं उनमें आप यूज कर सकते हो. फिर विलेज में लोकल ऑटोनोमस असेंबलीज दे यूज टू वर्क. दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट. सभा और नागरम, जस्ट लाइक असेंबलीज ऑफ वैदिक एज, ये कुछ असेंबलीज थी जिनका काम होता था कुछ कुछ. इसमें एक्चुअली वैरायटी ये है कि एक में सिर्फ ब्राह्मण्स जो है वो इन्वॉल्व है, एक में जनरल पॉपुलेस, और एक में जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व. और ये एवरी विलेज हैड अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिससे ये कहा जा रहा है. ये देखो द थिंग आई वाज टेलिंग के उर है वो नॉन ब्राह्मणिकल असेंबली है, बट जो नागरम है वो मर्केंटाइल ग्रुप है, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रुप से वो हैं. ये हर एक विलेज में प्रोफेशनल सर्वेंट्स होते थे, लाइक पॉटर्स, वीवर, कारपेंटर्स, टू डू एवरीडे का जो काम होता था उसको करने के लिए. ये लोकल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन. लैंड रेवेन्यू जस्ट लाइक एनी अदर एम्पायर, ये भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है. फिर टैक्सेस किस किस चीज पे लगाए गए हैं? प्रोफेशन, मैरिजेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड ये सब के ऊपर. ये Hune Sang की टेस्टिमनी दैट पीपल वर हार्ड वर्किंग एंड लैंड वाज फर्टाइल. नाउ व्हाट अबाउट रिलीजन? Look, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर आल्सो पॉपुलर, बट उसके साथ साथ जो हिंदुइज्म है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलप होता है, बिकॉज ये लोग जो थे ये हिंदू थे एंड वर्शिपर्स ऑफ हिंदू गॉड्स एंड देवी वगैरह के. देखो ना, वैदिक सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रह्म विष्णु शिव की पूजा कर रहे हैं. जहां तो वो वैष्णविज्म को फॉलो कर रहे हैं, जो शैविज्म को पूजा कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट लक्ष्मी दुर्गा उनकी भी पूजा करी जा रही है. 7th century में, एज आई टोल्ड यू, नयनार्स एंड अलवर्स, दीज आर एसोसिएटेड विद भक्ति मूवमेंट. ये भी जो है एग्जिस्टेंस में इनकी, नॉट एग्जिस्टेंस में तो ये पहले ही आगे थे, यहाँ पे और पॉपुलैरिटी मिलती है. फिर शंकराचार्य इसी टाइम पीरियड में होते हैं जो अद्वैत फिलोसफी की बात करेंगे, एंड वन हु ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड मठ इन 4 डायरेक्शंस, जैसे कांची मठ है, फिर गोवर्धन मठ है, फिर द्वारका मठ है, और ऊपर जोशी मठ जो है वो है. चारों की चारों वो हैं. फिर एजुकेशनल लिटरेचर की के देवर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ लर्निंग. कांची जो था वो दैट वाज न्यूक्लियस ऑफ लर्निंग, की यहाँ पे भी जैसे नालंदा में लॉट ऑफ पीपल यूज टू कम फ्रॉम अब्रॉड टू स्टडी वेरियस सब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक दैट कांची वाज आल्सो फेमस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड. ठीक है. फाउंडर ऑफ कादम्ब डायनेस्टी मयूसरमन, ही स्टडीज वेदास एट कांची. फिर संस्कृत के बहुत सारे वर्क जो है वो प्रोड्यूस करे गए, ये आपको नाम याद रखने हैं. तमिल लिटरेचर ऑल्सो डेवलप्ड. थिरुविल्लुर, इन्होंने कुरान लिखी थी. ये आप संगम एज में भी पढ़ोगे कि इनका वर्क जो है उसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कुरान तो बाद के टाइम पीरियड में और संगम जो लिटरेचर है वो पहले का है. तो कई बार ऐसा होता था कि जो संगम एज की भी जो हम क्लियर कट डिवीजन मान रहे हैं ना कि 3rd century BC तक का लिटरेचर, AD तक का लिटरेचर,
इस संगम लिटरेचर, बट उसके बाद का भी बहुत सारा लिटरेचर है जिसे इंक्लूड करा गया है संगम एज के लिटरेचर में। फिर ये कुछ कुछ स्कॉलर्स हैं उनको पैट्रोनाइज करा जाता है। ये कुछ राइटिंग्स है नयानार्स की, ये राइटिंग्स है अलवर्स की। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी इजी फॉर यू, आप खुद पढ़ के भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इज इट राइट? यस मैम। ओके, इसमें कुछ भी ज्यादा समझने के वाला है नहीं, इसमें तो आप बेसिक रीडिंग लेंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ब्यूटीफुल टेम्पल्स एट कांची एंड महाबलीपुरम, ये आपको आर्ट एंड कल्चर की आपकी बुक में सभी की फोटोज के साथ है। द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, एज आई टोल्ड यू, नॉर्दर्न पार्ट में क्या था, नागरा स्टाइल, और चालुक्य वगैरह के टाइम पे था वेसरा स्टाइल, और इनके टाइम पे द्राविडियन स्टाइल। ये देखिए, केव टेम्पल से लेके इन्होंने मोनोलिथिक रथ और स्ट्रक्चरल टेम्पल सब बनाया है, मतलब केव के टेम्पल भी बनाए हैं, पत्थर को काट के भी टेम्पल बनाए हैं, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल टेम्पल मतलब अलग से स्टैंड अलोन टेम्पल लाइक शोर टेम्पल उसे भी बनाया है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी। ये कुछ कुछ जो किस रूलर ने किस तरीके के आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया, ये उसकी एग्जांपल है। इसमें भी मैं आपको बेसिक रीडिंग कर देती हूँ कि डिड नॉट यूज ब्रिक्स आयरन, इसमें कुछ भी यूज नहीं करा है, बस स्टोन्स को ऐसे इंटरलॉकिंग जो टेक्निक होती है एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करके उस तरीके से इन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करा गया है। तो कोई भी सीमेंटिंग मटेरियल भी इसमें यूज नहीं करा जाता है। और जो टेम्पल्स हैं उनको मंडपा कहा जाता है इस टाइम पीरियड में। ओके, पिलर वेरांडा है, गर्भगृह है, गर्भगृह जो मतलब एरिया वेयर डेटी की जो आइडल है उसे रखा जाता है। कुछ कुछ एग्जांपल्स है कि इन्होंने कौन कौन से टेम्पल बनाए, तो रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, त्रिमूर्ति मंडप, इन सब की पिक्चर्स आप देख सकते हैं इफ यू वांट। फिर ये भी एक टेम्पल है। फिर राजसिम्हा जो रूलर आए उन्होंने कौन कौन से करा, उन्होंने मंडप भी बनाए, रथ भी बनाए। रथ वही थे जो मैं कह रही थी ना आपको 5 टेम्पल्स हैं स्टैंड अलोन टेम्पल, ये वो हैं। मंडप्स वर मोर ऑर्नामेंटल एंड पिलर्स के ऊपर देखिए लायंस हेड वगैरह भी बनाए हुए हैं। ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके ओके, सेवन पगोड़ा, जो सेवन रथ वो किन्हें कह रहे हैं, वही जो 5 टेम्पल बने हुए हैं उनका नाम जो है ना, वो जो आप कह सकते हैं जो महाभारत के टाइम के जैसे भीम है, अर्जुन है, उनके नाम पे इन टेम्पल्स के नाम रखे गए हैं, और उन्हें ही ये 7 रथ कह रहे हैं। क्योंकि 7 इसलिए कि वहां पे 2 अनफिनिश्ड भी हैं जिनको फिनिश ही नहीं करा गया, और अभी वो बाकी जो है वो फिनिश्ड में है। इसमें भी अगेन यहाँ पे देखिए ब्रिक्स, वुड, स्टोन सब यूज हो रहा है। ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। शो टेम्पल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इन्होंने बनाया है। ओके, फिर नंदीवर्मन, ये सब आपको चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है कि दैट इट वाज स्मॉलर इन साइज, बट आपको कुछ नाम याद रख सकते हैं कि ये टेम्पल्स हैं, ये किस रूलर या किस एक्चुअली किस सेंचुरी में बने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, द्राविडियन आर्किटेक्चर, द्राविडियन आर्किटेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से, वैसे तो आर्ट एंड कल्चर की बुक में है, बट यहाँ पे बेसिक फीचर उसके ये है कि माना जब मल्टी स्टोर, जैसे उसमें नागरा स्टाइल में शिखरा ऐसा है, तो इसमें ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके राइज हो रहा है। ये द्राविडियन स्टाइल का है। फिर मंडपा इज द ओपन स्पेस है, मंडपा जो टेम्पल के आगे बनाया गया है। फिर गोपुरम क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जो सिर्फ द्राविडियन टेम्पल में है, नागरा स्टाइल में है। एक बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे, जैसे ये टेम्पल है तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा पत्थर का जब ब्रिक्स का गेट बना दिया जाता था। फिर एक स्कल्पचर है डिसेंट ऑफ गंगा, उसमें ये है, उसे अर्जुनस पेनेंस भी कहा जाता है, ममल्लापुरम में है, कि एक रॉक है, रॉक के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ कार्विंग्स। आपको इसकी पिक्चर जरूर देखनी चाहिए कि अगर आपके पास अभी फोन है तो आप अभी भी देख सकते हैं कि एक रॉक है, उसके ऊपर अलग अलग तरह की कार्विंग्स करी गई हैं, और ऐसा दिखाया गया कि देखिए हेवन से गंगा जो है वो नीचे आ रही है। उसमें ऋषि भी बनाए हुए हैं, उसमें एलिफेंट है, एक कैट भी है, ये ऐसे कर करके अलग अलग लोगों को दिखाया गया है, तो वो भी बहुत फेमस है ये वाले के लिए।
इस पॉइंट के लिए, और यूनेस्को साइट भी है ये। ये देखिए, ये है रथ टेम्पल। आई वॉज टेलिंग ना कि पत्थर को काट काट के देखिए कितने सुंदर से, कितने बारीक काम से करा हुआ। ये देखिए, ये है द्राविडियन स्टाइल। इसका शिखरा देखिए किस तरीके का है, इसका देखिए किस तरीके का है। ये एलिफेंट स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये है रथ टेम्पल। ये है शो टेम्पल कि इट इज आई थिंक 1300-1400 ओल्ड, लेकिन आज भी ये फ्री स्टैंडिंग है, दो इसकी हालत थोड़ी सी। और ये देखिए इसका शिखर देखिए, पिरामिडिकल शेप में है ना, तो ये द्राविडियन स्टाइल है। ओके, तो म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स, लिटरेचर, इसकी बात करी जाए तो एक मामुंदर इंस्क्रिप्शन है जिसमें म्यूजिकल नोट जो है वो लिखे हुए हैं, जिससे पता चलता है दैट दे हैड इंटरेस्ट इन फाइन आर्ट्स। फिर ये कुछ कुछ अगेन दिस ऑल इज स्टैटिक इंफॉर्मेशन। अलवर्स एंड नयनार ने भी कुछ को कंप्राइज करा। दीज पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है दैट इन विच एरियाज पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड। तो उसमें एक इसका भी नाम है, सीतनवासल पेंटिंग्स का। ओके, अजंता का है, अलोरा का है, सीतनवासल का है, बाग केव्स का है। तो उसमें इसलिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। फिर ये अलवर्स, क्योंकि ये लोग जो थे ये हिम्स बनाते थे, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस आर्ट एंड कल्चर या इस पार्ट में है, म्यूजिक में कह लीजिए कि गॉड की प्रेज में दे यूज टू सिंग इन हिम्स, जो थे वो गाते थे भगवान को खुश करने के लिए। ये कुछ कुछ नाम है फेमस नयनार सेंट्स। दिस इज अ नो, अंडल जो है दैट इज वुमेन। देखिए ना, भक्ति सॉन्ग इन लव एंड डिवोशन ऑफ शिव। अलवर सेंट्स विष्णु के, कुछ अलवर सेंट्स का ये नाम दे रखा है अंडल। दिस वाज आई टॉकिंग, दिस इज अ फेमस भक्ति पोइटेस बिकॉज दिस इज अ वुमन। ये एक बुक है, इसमें सभी की कंपाइलेशन है। फिर पल्लवा रूलर्स ने ब्रह्म दिया टाइप ऑफ लैंड डोनेशंस टू ब्राह्मण दैट वाज स्टार्टेड बाय सातवाहनास। दे डिड दिस फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर कांची वाज ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड ट्रेड। एंड फिर उसके बाद बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज आल्सो प्रमोटेड इन कांची। एंड a number of Buddhist scholars of Kanchi went to Nalanda for acquiring very high posting over there. This is all about Pallavas. Now, if you have any question, अभी आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर बस आपकी रिमेनिंग है, फिर खत्म हो जाएगी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री। अब अपने डाउट्स पूछिए प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम, ये ने किसको डिफीट किया, ये सब हमें याद रखना है क्या? क्या? कौन से रूलर ने किस और दूसरे रूलर को डिफीट किया था, ये याद रखना है क्या हमें, ये फैक्ट? सिंस इसमें बहुत मल्टीपल बार अलग अलग वो थे, मतलब उसको याद कैसे करें वो नहीं समझ आ रहा था। और दूसरा, क्या उन वॉर्स का कुछ नाम है या जस्ट ये याद रखना है कि इस पीरियड में इनने इसे हराया था? सबसे पहला कि ये क्या सभी को याद रखना है कि किसने किसको हराया? तो नहीं, उन बैटल्स को याद रखिए जिनका इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, कि ऐसा इम्पैक्ट था कि जहां तो डायनेस्टी खत्म होने के कगार पे आ गई, जहां खत्म हो गई। उन बैटल्स को आपको याद रखना है कि जैसे महेंद्र वर्मन ने किसको हराया, पुलकेशिन II ने कैसे हराया, बट उनकी जो वो बैटल्स जिनका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट था। ऐसे नहीं, ऐसे तो छोटे मोटे डिस्प्यूट थे उनके, हर रोज भी चल रहे थे, हर राजा दूसरे राजा के साथ चल ही रहा था, लड़ ही रहा था। बट ऐसे सिग्निफिकेंट बैटल्स जिसमें एक एम्पायर पूरा ही खत्म हो गया, जहां बिल्कुल ही वीक हो गया, उनको आपको याद रखना है, राइट। और सेकंड क्वेश्चन आपका था कि नाम, बैटल्स के नाम। तो देखिए, इस टाइम पीरियड तक कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट बैटल नहीं है जिनका नाम हमने, जहां हिस्टोरियंस ने दिया है। बट लेटेस्ट स्टेजेस में आप देखोगे कि जब ये इस्लामिक इन्वेजन भारत में स्टार्ट होंगे, तब उनके नॉमेनक्लेचर तब स्टार्ट होता है कि बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ कन्नौज। तो वो उस टाइम पीरियड में नॉर्दर्न इंडिया में वो जो है वो करा जाता है। बट अभी तक किसी भी हिस्टोरियन ने इनको ऐसा इंपॉर्टेंट नाम नहीं दिया है। जैसे कि आप देखोगे कि जब विजयनगर की जो लास्ट बैटल होती है, तो उसे बैटल ऑफ
तीन नामों से दिया जाता है, तलाईकोटा, बैटल ऑफ तलाईकोटा बोला गया है उसे, तो वो एक इम्पोर्टेंट नाम है। बट लेकिन ये छोटे छोटे जो चीजें हो रही है, इनके नाम वगैरह ना तो किसी बुक में मेंशन्ड है, ना ही आपको याद रखने की जरूरत है। ओके मैम। एंड मैम ये यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से नंबर ऑफ टेम्पल्स या फिर आर्ट और लिटरेचर की चीजें हैं, तो ये याद जी। करने का तरीका है कुछ? सारे नहीं याद करने, आप सभी के एक दो याद कर लीजिए, और विद फोटोग्राफ। आप कभी भी किसी टेम्पल को याद कर रहे हैं तो उसकी फोटोग्राफ जरूर देख लें, और एक दो से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ जैसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है कि रथ टेम्पल किसने बनाए, शो टेम्पल किसने बनाया, तो उनको आप याद कर लीजिए। आप हर छोटा मोटा टेम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। किसी और स्टूडेंट का कोई डाउट है? Ma'am, जी। can you pass this PDF in the group? Means ये एक्चुअली पूरी Appreciate. ये बुक है जो आपको कल या परसों आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें क्योंकि अभी इसलिए नहीं प्रोवाइड की, इसमें मिडिवल हिस्ट्री भी इसी के बाद ही स्टार्ट हो रही है, कि हम चाहते हैं कि पहले हम बच्चों को समझाएं, और इस बुक को पढ़ने से पहले आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। इसलिए ये आपको अभी प्रोवाइड नहीं करी जा रही, ताकि आप ऐसा ना करके डायरेक्टली इस बुक पे जंप कर लें। तो दैट इज वाई वी वांट कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, और फिर अभी जब आपकी ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी, जैसे आज आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और 2 दिन में आपकी जो है मिडिवल हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, तो ये दोनों पार्ट्स इसी बुक में है। तब आपके साथ 100% ये सभी बुक्स शेयर करी जाएंगी, लेकिन अभी आप एनसीईआरटी पहले पढ़िए। ओके okay, ma'am. Thank you. ओके। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की डेथ मतलब 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी के बाद व्हाट वर द सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस। लुक, दिस इज द पीरियड ऑफ डेथ ऑफ हर्षवर्धन, दैट इज 7th सेंचुरी। ठीक है। दिस लेड टू डिक्लाइन ऑफ हिज एम्पायर ड्यू टू इंटरनल रिबेलियंस, external invasions, and again just like any powerful empire, his successors were not able to maintain vast territories he had controlled, जिसकी वजह से खत्म हो जाता है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, मतलब 3 लोगों के बीच में किसी चीज के लिए स्ट्रगल हो रहा है, एंड ये इसका टाइम पीरियड है, मतलब लगभग 200-300 साल तक ये स्ट्रगल इनका चलता रहता है। विच डायनेस्टीज वर इन्वॉल्व्ड इन दिस स्ट्रगल वर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुर्जरा प्रतिहार, दिस वाज इन प्रेजेंट डे राजस्थान, गुजरात का जो रीजन है वहां पे थे। देन पाल वाज इन बंगाल, एंड राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट तो आपने देखा कि नीचे कर्नाटक वाले रीजन में। तो इन तीनों के बीच में लड़ाई हो रही थी फॉर कन्नौज, कन्नौज के लिए ये लोग लड़ रहे थे। कन्नौज दैट वाज कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। तो मतलब हर्षवर्धन की डेथ हो गई, वहां पे रूलर्स वीक हो गए, एंड व्हाट दे वांटेड दैट दे वांटेड टू विन कन्नौज, एंड बारी बारी कभी किसी रूलर ने कन्नौज को कैप्चर करा फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, एंड आफ्टर दैट किसी दूसरे रूलर ने उन्हें हरा के कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ पहले, ये देखिए, ये टाइम पीरियड है जब ये पीक पे है। ये देखिए, इधर पाल है, इधर गुर्जरा प्रतिहार है, और इधर राष्ट्रकूट है, और ये कन्नौज रीजन है जिसके लिए ये लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी रूलर्स भी दे रखे हैं नीचे, चोलाचेरा पांड्याज है, गंगा रूलर्स ऑफ मैसूर हैं, पल्लवाज है, चालुक्याज हैं, ईस्टर्न चालुक्याज हैं, फिर गुजरात है। आई टोल्ड यू ना कि ये वेस्टर्न चालुक्य हैं, और एक ईस्ट के पार्ट पे भी हुए हैं, वो ईस्टर्न चालुक्याज हैं। फिर मालवा है, ये परमार है, ये चंदेल है, चंदेल वाज इन चंदोल रूलर्स थे, ये बुंदेलखंड का जो रीजन है, जो आज भी वहां के जो टेम्पल्स है वो बहुत फेमस है, तो वो चंदेल रूलर जो थे उन्होंने बनाए थे। वंगा प्रेजेंट डे बांग्लादेश रीजन, मगध, कामरूप असम। तो ये देखिए, यहाँ सिंध, यहाँ तक देखिए। अब जो ये इस्लामिक रूल है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 8th सेंचुरी में जो सिंध था उसे कुछ टाइम के लिए कैप्चर कर लिया गया था बाय दीज पीपल ओनली। ठीक है, तो ये है, इसमें कोई कंफ्यूजन पिक्चर में कि ये सारे रूलर्स, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से आफ्टर डिक्लाइन ऑफ हर्षवर्धन कौन कौन से पीरियड्स जो रूलर्स हैं वो आते हैं? चालुक्यज इन कर्नाटका, पल्लवाज इन तमिलनाडु, ये आपने पढ़ी लिया, चोलाज इन तमिलनाडु,
Cheras in Kerala, Eastern Chalukyas of Andhra Pradesh. These are different people. Then Chahamanas of Rajasthan, जिन्हें चौहान भी कहा जाता है, that is यहाँ पे राजपूत का राइज भी स्टार्ट हो गया. ठीक है, इनकी एक दूसरे के साथ वॉर एंड अलायंसेस करते रहते थे. फिर कल्चरल डेवलपमेंट में आप देखोगे लिटरेचर, इन सभी चीजों में हुआ जो हमने अभी नोटिस करा. संस्कृत में तमिल, कन्नड़, तेलुगु, क्योंकि पल्लवास ने तमिल को करा प्रमोट, चालुक्यास ने कन्नड़ को प्रमोट करा, संस्कृत को प्रमोट करा. तो इस तरीके से पोस्ट हर्षवर्धन पीरियड में क्या क्या हो रहा है. फिर इन्वेजन, ये देखो जो आपका क्वेश्चन था ना कि इस पीरियड में क्या इन्वेजन हुए, तो ये देखो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स लाइक हुण एंड अरब्स दोनों ही अटैक कर रहे थे अब भारत में. ठीक है, और इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर बहुत पड़ा. फिर फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म तो आपने पहले ही पढ़ लिया था कि गुप्तास के टाइम पीरियड पे क्या होता था कि एक फ्यूडल लॉर्ड होता था और उसके नीचे वो कुछ पावर्स उन्हें दे देता था. ये देखिए, दिस डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड मच ऑफ इंडियन सोसाइटी अंटिल राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत तक. ये जो फीचर है ये रहा है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है ये पोस्ट हर्षवर्धन पीरियड में, दैट पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, रीजनलाइजेशन, कल्चरल फ्लरिशिंग, एमर्जेंस ऑफ फ्यूडलिज्म. इसके बाद मिडिवल एज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. ओके, तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की अगर बात करें तो एज आई टोल्ड यू इसमें 3 डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी, गुर्जर प्रतिहार, पाला, राष्ट्रकूट. मिडिवल इंडिया में लगभग इस टाइम पीरियड को क्योंकि अर्ली मेडिवल इंडिया टाइम बोल दिया जाता है, दिस इज अर्ली मेडिवल. मिडिवल स्टार्ट होता है जब दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होती है. दीज डायनेस्टी को आपने पढ़ लिया, ये आपको फोटो आपने देख ही ली. गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ये एक राजपूत डायनेस्टी थी जो प्रेजेंट डे राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में थे, यूज टू रूल. फिर कन्नौज, कन्नौज जो था आपने देखा कि वो 7th सेंचुरी तक हर्षवर्धन की कैपिटल थी, और इसका वैसे भी बहुत स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था. फिर उसके बाद प्रतिहार, प्रतिहार भी कौन थे? ये दे वर फेसिंग इन्वेजन ऑफ अरब, क्योंकि प्रतिहार थे गुजरात रीजन के आसपास. तो उसी साइड से जो ये अरब इन्वेजन्स थे वो हो रहे थे. तो एक तरह का प्रतिहारों ने बहुत टाइम तक इंडिया को डिफेंड करा है अगेंस्ट दिस अरब इन्वेजन्स. ओके ओके, ये है गुर्जर प्रतिहार का रूल. ये आप देख सकते हैं. इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am, it's visible. These are Tibetan kingdom. ये बहुत क्लियर है, ये हिंदू शाही डायनेस्टी है that was facing a lot of Arab invasions like kings like अनंगपाल, दाहिर. इनके बहुत सारे, ये बहुत टाइम तक इन्होंने डिफेंड करा इंडिया को अगेंस्ट दीज अरेबिक इस्लामिक इन्वेजन्स. और यहाँ तक आते आते देखिए एक टाइम पे मुस्लिम जो थे इन्वेजन्स की वजह से यहाँ पे उनका कब्जा हो चुका था. दिस इज, ये पीक पे है. एज आई टोल्ड यू, कोई भी इंपायर की जो आपको फोटो दिखाई जा रही है जो वो अपने पीक पे है उसकी दिखाई जा रही है. ठीक है, तो बाकी ये उसके टाइम के साथ साथ के अलग उसके कंटेम्परेरी रूलर्स उनको दिखाया जा रहा है. चोलाचेरा पांड्या, वेंगी, वेंगी ये है ईस्टर्न चालुक्यास. कलिंग, इसमें कलिंग रीजन में अब ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रूल कर रही थी, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी मैसूर में. और यहाँ पे सोमवंशी है, ये कामरूप असम का रीजन है. ये देखिए 900 सेंचुरी में ये बताया गया है, 900 AD सॉरी. कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है इसके, नागभट्ट 1, ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जिन्हें, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है महिर भोज. ये भी यूपीएससी ने PYQ में पूछा है कि वो किस डायनेस्टी के हैं. किस डायनेस्टी ऐसे सीधा नहीं पूछा है, एक स्टेटमेंट दी है और उसको आपको बताना है कि वो करेक्ट है कि रॉन्ग है. ये एक प्रतिहार रूलर थे, गुर्जर प्रतिहार रूलर, जो कि इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में भी इन्वॉल्व थे. एक ग्वालियर से इंस्क्रिप्शन मिलती है जिससे इनके बारे में बहुत नॉलेज मिलती है. इनके बाद महेंद्रपाल एंड जो महीपाल है इनके सक्सेसर हैं. और एक राजशेखर है, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कॉलर, इन्होंने इसे पेट्रोनाइज करा था. ये इनकी राइटिंग है, काव्य मीमांस.
अगेन मिलिट्री प्रोवेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अपने उनके स्किल्स के लिए फेमस है। पाल डायनेस्टी बंगाल एंड बिहार रीजन में थी। 8th सेंचुरी में इनका राइज होता है एंड ये बुद्धिस्ट थे। इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट करा पाल डायनेस्टी में, मतलब दे वर मेन रीजन फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न एशिया। इन्हीं की वजह से बहुत सारा यहाँ पे ये है पाल एम्पायर। ये भी जब ये अपने पीक पे थे तो देखिए ये पंजाब में जालंधर है और ये पंजाब से भी ऊपर लगभग कश्मीर के बॉर्डर तक ये अपनी पीक पे पहुंचे और यहाँ पे उड़ीसा तक हैं। तो ये भी अपने पीक पे यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। अब आप खुद देखिए यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे गुर्जरा प्रतिहार है, यहाँ पे राष्ट्रकूट है। तो हर कोई इस रीजन के लिए लड़ रहा है क्योंकि ये ओवरलैपिंग टेरिटरी है यहाँ पे। एज आई टोल्ड यू कि 8th सेंचुरी में ये आते हैं इनके प्रोमिनेंस में। फाउंडर वाज गोपाल फर्स्ट। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर हु वाज द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी। गोपाल वन वाज फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी एंड ऑल्सो कंसिडर्स फर्स्ट रूलर। एंड ये इनका टाइम पीरियड दैट इज 8th सेंचुरी। एंड कैपिटल कहाँ थी इनकी? मुंगेर जो रीजन है बिहार का आज भी, वो इनकी कैपिटल थी। ठीक है, इनका एक्सपेंशन होता है। धर्मपाल और देवपाल जो रूलर थे उन्होंने अपने इसको बहुत एक्सपेंड करा और एक टाइम पे बिहार, उड़ीसा एंड प्रेजेंट डे असम भी इनके ही अंडर था। इन्होंने बुद्धिस्ट को बहुत पेट्रोनाइज दी। फॉर एग्जाम्पल दे लेड रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म, इसमें इन्होंने बहुत हेल्प करी। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी सच एज नालंदा एंड विक्रमशिला, इनको बहुत प्रमोट करा। ओके, तो इसीलिए इसे पाला रिनांसा जो है वो पीरियड के साथ भी इन्हें डिफाइन करा जाता है। आर्ट एंड कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर में इन्होंने क्या करा? स्कल्पचर्स के ऊपर बहुत फेमस करा। एंड स्कल्पचर्स में भी इन्होंने ब्रोंज के एंड स्टोन स्टैच्यू ऑफ बुद्धिस्ट डेटी, उनके ऊपर बहुत सारा इनकी, जो आप कभी कलकत्ता म्यूजियम को विजिट करेंगे तो वहां पे आप देखोगे लॉट ऑफ पल्लवा के जो स्कल्पचर्स हैं आज भी यहाँ पे थे। ओके, देखिए बंगाल वाज लास्ट जो मेन सेंटर था बंगाल, वो महायान बुद्धिज्म का इस टाइम पे था। ये आपको सब उस दिन भी मैंने बुद्धिज्म का चैप्टर कराते हुए बताया कि सब ऑर्डर्स हर आपको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के हर एक सेक्ट के याद रखने हैं। तो वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान, चक्रयान, ये सब जो है इसी के ही सब ऑर्डर्स हैं महायान बुद्धिज्म के। फिर ना ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तो इस तरीके से इन्होंने इसे भी प्रमोट करा। डिक्लाइन इनका होता है 11th सेंचुरी में। अगेन क्या कारण होता है किसी भी डिक्लाइन का? इंटरनल स्ट्राइक, एक्सटर्नल इवेजन, राइज ऑफ कंपीटिंग रीजनल पावर। एंड 12th सेंचुरी तक इनका ये बिल्कुल ही हटा दिए गए, मतलब इनका डायनेस्टी खत्म हो जाती है। इनकी लेगेसी क्या है? अगेन बुद्धिज्म को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना एंड उसके साथ आर्किटेक्चर एंड जो आर्टिस्टिक अचीवमेंट है वो भी इनकी जो है वो फेमस है। ये है राष्ट्रकूट का एम्पायर। राष्ट्रकूट का एम्पायर है ये। मान्यखेत इनकी कैपिटल थी। ओके, ये भी दक्कन रीजन में। दिस इज ऑल स्टैटिक नॉलेज, ये आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, इसको आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही बार बार पढ़ के इसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स तो आप ही याद रखेंगे ना कि ये किस टाइम पीरियड में है। बट मैंने आपको ये चीज सिखाई दैट हाउ यू शुड लिंक वेरियस डायनेस्टीज विद ईच अदर। उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को याद रखो और उनके रिलेशन को याद रख लो कि किसका किसके साथ कैसा रिलेशन था। ओके, ये देखो महाराष्ट्र, गुजरात, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यहाँ तक इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए ये फेमस है। ओरिजिनेटेड इन कर्नाटका, एज आई टोल्ड यू। दांती दुर्ग जो थे उन्होंने चालुक्यन किंग को ओवरथ्रो करके यहाँ पे अपने 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूट जो एम्पायर था उसे एस्टेब्लिश करा। कैपिटल मान्यखेत। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है। गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष, कृष्णा थ्री। कृष्ण थ्री आपने पढ़ा भी था कि इसका भी इनका भी कॉन्फ्लिक्ट था पल्लवास वगैरह के साथ एंड चोलास के साथ। ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर थे अमोघ वर्ष। Again, he was man of peace and non-violence and adopted Jainism. फिर इसके बाद ये कुछ कुछ राइटिंग्स हैं जो स्कॉलर्स हैं जिनको इन्होंने पैट्रोनाइज करा। अमोघ वर्ष ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट स्कॉलर। कोई भी इंपॉर्टेंट रूलर होगा
तो ये चीज आप नोटिस करना, वो खुद भी बहुत अच्छा स्कॉलर होएगा। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण देव राय विजयनगर एम्पायर के, वो भी बहुत अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने एक अमुक्ता मर्यादा करके एक बुक है, वो लिखी हुई है। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त को देख लो, हर्षवर्धन को देख लो, वो पेट्रोनेज बहुत दे रहे हैं आर्ट को, और उसके साथ साथ वो खुद भी बहुत अच्छे स्कॉलर है। एडमिनिस्ट्रेशन में वही था, जो एम्पायर है उसे डिवाइड करा गया है राष्ट्र में, राष्ट्र को डिवाइड करा गया है विषयाज और डिस्ट्रिक्ट में, विषया जैसे गुप्ता पीरियड में करा गया है। फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे विषयापति वगैरह जो है वो चला रहे हैं। फिर कल्चरल कंट्रीब्यूशन इनकी क्या है, कन्नड़ लिटरेचर को बहुत प्रमोट करा, क्योंकि ये कन्नड़ जो कर्नाटका का रीजन है उसमें है। फिर इन्होंने भी दक्खन स्टाइल या वैसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर उसे प्रमोट करा, रॉक कट आर्किटेक्चर। कृष्णा वन जो है उन्होंने तो कैलाशनाथ टेम्पल उसको कंस्ट्रक्ट करवाया। ये सम आर्ट क्रिटिक्स कॉल इट जस्ट लाइक अ पोएम ऑन द रॉक, इतना सुंदर और इतने बारीकी से बनाया हुआ है ये। इंट्रिकेटली कार्व्ड टेम्पल, बहुत बारीक बारीक उनके ऊपर काम हो रखा है। और ये कुछ फेमस टेम्पल्स हैं पट्टाडकल में। अब डिक्लाइन इनका अगेन 10th सेंचुरी में डिक्लाइन हो जाता है ड्यू टू इंटरनल स्ट्राइफ। देखिए सभी किसी भी डायनेस्टी के डिक्लाइन के यही ऑलमोस्ट कारण है कि अंदर से वीक हो गए, रिबेलियन हो गए, बाहर से इन्वेजन हो गए। फिर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे चोलास के साथ थे, चालुक्यस के साथ थे, एंड बाय 12th सेंचुरी ये राष्ट्रकूट की जो टेरिटरीज थी डिसइंटीग्रेट हो गई, और बाकी जो इमर्जिंग डायनेस्टी थी उन्होंने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। तो इनकी लेगेसी क्या है, सबसे पहले वही यही पीरियड की आप बात करेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है वही जो कैलाशनाथ टेम्पल आई टोल्ड यू, रॉक का टेम्पल, वो भी इन्होंने ही बनवाया है। फिर ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ट्राइपार्ट स्ट्रगल की, कि ये लगभग 150 साल तक चला, और ये इतना हार्मफुल इफेक्ट था कि ये तीनों एम्पायर्स को बहुत वीक कर गया। ठीक है, सबसे पहले खत्म हुआ राष्ट्रकूट इसमें, इस सेंचुरी, इस टाइम पीरियड में 10th सेंचुरी में, जिन्हें रिप्लेस कर दिया चालुक्यस ऑफ काल्याणी ने। ओके, फिर उसके बाद प्रतिहार जो थे वो वैनिश हुए। प्रतिहार क्योंकि वो इतने ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था उसमें इतने वीक हो गए थे कि जो अरेबिक इन्वेजन थे अभी उनको ज्यादा सहन कर नहीं पाए, और एक टाइम पे आके इनकी जो पावर थी वो बहुत डिटेरियोरेट हो गई। फिर ये देखिए, जब अब नॉर्थ का बहुत बड़ा एम्पायर दैट इज प्रतिहारा, ये सब जो है खत्म हो गए, तो वो वहां पे जो पॉलिटिकल वॉइड था वो जो था वो क्रिएट हो गया, जिसे महमूद ऑफ गजनी, अब गुरिद इन्वेजन जो है, गजनी से जो इन्वेजन है वो स्टार्ट हो गया, दिस इज महमूद। ठीक है, उसने अब ये जब इन्वेजन स्टार्ट होते हैं, ये देखो प्रतिहार फेल टू प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक हो गए थे ट्राइपार्ट स्ट्रगल में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रतिहार रूलर राज्यपाल सबमिटेड बिफोर महमूद ऑफ गजनी इस सेंचुरी में, और उसके बाद जो थे ये देखिए, व्हेन महमूद ऑफ गजनी वेंट बैक टू गजनी, राज्यपाल वाज पनिश्ड बाय वन चंदेला रूलर फॉर शोइंग कॉवर्डिस। डरपोक होने के कारण जो उसने सरेंडर कर दिया था महमूद ऑफ गजनी के सामने, उसे पनिश करा एक चंदेला रूलर। चंदेला रूलर मतलब बुंदेलखंड के एक रूलर ने। फिर इसे जो विद्याधर है ये चंदेला रूलर, उन्होंने डिफीट कर दिया। फिर सबसे बाद में खत्म हुए पालास, पालास को ओवरटेक कर लिया सेनाज ने। जो रूल सेनास का स्टार्ट हो जाता है बंगाल में। इस तरीके से जो पूरा एक इंटीग्रेटेड एम्पायर्स थे वो सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, और उसकी जगह पे अब मिडीवल एज स्टार्ट हो जाएगी कि अब गजनी घोरी इन सबके इन्वेजन स्टार्ट होंगे, और जो राजपूत हैं उनको इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। और बैटल ऑफ तराई में 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी हार के बाद इनका रूल और भी पक्का यहाँ पे हो जाता है। इस तरीके से आपकी यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो खत्म हो जाती है। बस एक चैप्टर आपका बाकी है, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, वो मैं आपको अगले जो लेक्चर है उसमें करवा दूंगी। छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं। अब जो आपके डाउट्स हैं यहाँ तक वो पूछ सकते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको सारी बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी विद इन डे और टू। कोई डाउट? ये क्योंकि ये ऐसा स्टैटिक पोर्शन है कि इसे आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें मैं भी आपको कुछ अलग से कोई शॉर्टकट्स नहीं है इसको याद करने के। इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि आपको आंसर देने पड़ेंगे। किसी का कोई डाउट?
आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो हम 3 बजे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा है उसे पढ़ेंगे और मिडीवल हिस्ट्री को हम स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन, और अच्छे से आप पढ़ाई करिए। अब मिलते हैं जो अपना 3 बजे लेक्चर है उसमें। थैंक यू सो मच।